बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम उबैद रियाज, योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। हम सीखने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का सिलेबस, और वो भी बहुत ही आसान अंदाज में। स्टूडेंट्स का 15 को पेपर है और किसी की तैयारी है और किसी की बिल्कुल भी नहीं, और किसी को ये भी समझ नहीं आ रही कि पेपर में क्या कुछ आने वाला है। तो ये सिलेबस खास तौर पे मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, और जिनकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है उनके सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्साइज हो जाएंगे, उनको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि उनका पेपर किस तरह आएगा। हो सकता है कि मैं जल्दी में बोलूं और बहुत सारे अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए, या कुछ लिखने में ब्लर आ जाए, या कुछ समझने में आपको थोड़ी सी दुश्वारी आ जाए। मेरी ये कोशिश है कि ये मैं सिलेबस बहुत जल्दी बनाऊं ताकि आम लोगों तक ये पहुंच सके, और वो जो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है उसकी तैयारी कर सकें और कम से कम पास हो सकें। और जिनकी तैयारी 70% वाली है वो 80 to 90%, और जिनकी 90% वाली तैयारी है वो फुल मार्क्स ले सकें। बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियर और कंसाइज हो जाएंगे। आपको फिंगर टिप्स पे तैयारी हो जाएगी कि आपने हर चैप्टर में क्या कुछ तैयार करके रखा हुआ है और आपसे किस तरह सवाल पूछा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया है, जिसके लिए माजरत। हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर से डील करता है। कम्प्लेक्स नंबर्स का आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में सब कुछ पता होगा। हम अभी मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। जो टॉपिक रह जाएंगे उनका इंशाल्लाह मैं जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म होंगे मैं इनको बिल्कुल अच्छे अंदाज में दोबारा प्रेजेंट कर दूंगा। तो कम्प्लेक्स नंबर में जो सबसे ज्यादा चीज है अगर की जाए तो टोटल 9 टॉपिक बनते हैं। पहले नंबर पे क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहे हैं कि सॉल्यूशन या फैक्टर्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज का 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम में सबसे ज्यादा तकरीबन ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, और लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता ही नहीं है, या आता है तो उनको ये समझ नहीं आती कि जो बी वाला फैक्टर है 2ab, ए स्क्वायर तो उनसे बन जाता है, 2ab ए भी बन जाता है, बी वाला फैक्टर वो नहीं बना पाते। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो बी वाला फैक्टर आप इजीली समझ सके। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा पूछी जा सकती है वो है सिंथेटिक डिवीजन। ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि लोग समझते हैं कि ये चैप्टर 5 से है। चैप्टर 5 में भी वहां भी पूछा जा सकता है। वहां पे भी जो नॉर्मल डिवीजन है, जो फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम में कभी कभार वो नॉर्मल डिवीजन की बजाय आपको ये कह देता है कि जनाब मुझे ये क्वेश्चन आप सिंथेटिक डिवीजन से करके हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और सिंथेटिक डिवीजन ये लोग आप 10th क्लास में करके आ चुके हैं। 10th क्लास में आप लोग करके आए हैं, फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे बच्चों को ये मेथड नहीं आता। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक और चीज जो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म। ये क्वेश्चन तकरीबन थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके देते हैं। कभी तो बिल्कुल लीनियर फॉर्म में x प्लस आयोटा फॉर्म y की फॉर्म में दे देते हैं, वो तो इजीली आप कर लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वो ये दे देते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म या मिक्सचर बना के दे देते हैं, और आपकी बुक में लॉज भी मौजूद हैं, लेकिन उन लॉज को आप लोग फॉलो नहीं करते। सिंपल फॉर्म उसने नहीं पूछी होती, आप लोग सिंपल फॉर्म बना के टाइम वेस्ट करते हैं, और अपना जो बाकी क्वेश्चंस के जो आपने टाइम देना होता है ट्रिग्नोमेट्री या लंबे क्वेश्चंस में, वो आपका टाइम निकल जाता है। तो उसको मैंने उन लॉज के तहत किया है, आप उनको देखें और उसके मुताबिक करें। एक और जो चीज पूछी जा सकती है वो है पोलर फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। जो मॉडुलस, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। और एग्जाम्पल 18 1 2 3 4 ये वाली है, वहां पे बिल्कुल सिंपल और लीनियर फॉर्म में दिया गया है, लेकिन इसकी थोड़ी सी पेपर में कभी कम्प्लेक्स फॉर्म आ जाती है, तो मैं वो उसके मुताबिक आपको प्रिपेयर करूंगा। पोलर फॉर्म टू रेक्टेंगुलर और अलजेब्रिक फॉर्म और आइलर इक्वेशन, ये एक ही तकरीबन सारी चीजें होती हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म बनाना वही है जो कि हम क्वेश्चन को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, या a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, उसी को हम रेक्टेंगुलर या अलजेब्रिक फॉर्म बोलते हैं। और आइलर इक्वेशन,
इसकी आपकी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, या बहुत इजीली कर सकेंगे। राइटिंग इक्वेशंस आर इन इक्वेशंस इन एक्स वाई और कार्टेशियन फॉर्म। एक्स वाई और कार्टेशियन फॉर्म ये एक ही चीजें हैं, इनमें बस एक माइनर सा फर्क है। माइनर सा फर्क क्या है कि मॉडुलस में आपसे चीजें पूछी जाती हैं तो वो आपकी एक्स वाई फॉर्म ही आपने बनानी होती है। कार्टेशियन फॉर्म भी आप लोग एक्स वाई फॉर्म में ही बनाते हैं, लेकिन होता यह है कि इसमें आर्गुमेंट का कंसेप्ट यूज होता है, या आयलर इक्वेशन चल रही होती है, या मॉडुलस और आर्गुमेंट का एक मिक्सचर चल रहा होता है। ठीक है। फाइंडिंग अननोन्स। फाइंडिंग अननोन्स ये होता है कि वो कोई अननोन घुसा देते हैं, अल्फा, बीटा, लैम्डा या इस तरह का, और आपसे मॉडुलस या आर्गुमेंट फॉर्म में इस तरह की कोई खुद से क्रिएट करके वो क्वेश्चंस बनाते हैं। ये अगर देखा जाए तो आपका 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी एक्सरसाइज में। फिर 7वें नंबर पर देखा जाए तो कुछ प्रूफ्स हैं। ये प्रूफ्स इंतहाई सिंपल से हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेटेड हैं। अगर ये देखा जाए तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 5, 10, ये 3 क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ प्रूफ दिए गए हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, इसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन हैं। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री साउंड है तो वो तो आपके लिए बहुत ही इजी है। फिर 8वें नंबर पे देखा जाए तो आखिरी चैप्टर में आपके पास एंगल थीटा और फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि जो फिजिक्स में आप पढ़ के आए हैं, थीटा, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो स्टूडेंट्स को इसका बाज़-औक़ात आइडिया नहीं होता, तो आपको ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड तीनों चीजें निकालनी आनी चाहिए। ये जो है आपकी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8, 9 है। फिर एक और चीज जो सबसे ज्यादा आ रही है वो है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ आयोटा। एक आपकी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आयोटा। ये बिल्कुल वही बेसिक चीजें हैं जो कि आप 8th क्लास में करके आ चुके हो, जिसमें एक एक्स और वाई 2 वेरिएबल यूज होते थे। उसमें हम सिंगल वेरिएबल को टारगेट करके उसको दूसरे जैसा बनाकर हम एलिमिनेशन करवाते थे वहां पे। और इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो ये करते हैं कि यहां पर आयोटा और आयोटा को डिनोमिनेटर में हम जो है हटा के न्यूमरेटर में लेके जाना होता है। बस सिर्फ वो आइडिया आपके जहन में है, वो लोग आप कर चुके होंगे। ये सिंपल कंसेप्ट है, ये तो आप लोगों को 10th क्लास में भी पता होंगे। अब 1 बाय 1 इन सारे कंसेप्ट को मैं इजी अंदाज में एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। मेरे चैनल का नाम है मैथ सेंस। ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अपने जो एग्जाम है वो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अगर आप बिल्कुल लेजी बैठे हैं तो मैं तकरीबन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक जो वीडियोस बनाऊंगा, ये मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल मैथ सेंस पे अपलोड करूं। ये अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और वो लोग जो बिल्कुल ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनके लिए भी बहुत जबरदस्त मौका है कि वो अपनी तैयारी कर सके। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। आज हमारा पहला टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको ओवरव्यू में पहले तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, लेकिन अभी मैं आपको इस टॉपिक को बहुत ही आसान अंदाज में समझाने लगा हूं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का कोई क्वेश्चन भी आ गया तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है। नॉर्मल फॉर्म वो होती है जिसमें जो वेरिएबल स्क्वायर टर्म में यूज हुआ है उसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, जैसा कि ये पहले नंबर पे है। ये यूं भी हो सकती है और यूं भी हो सकती है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। अच्छा, ये वेरिएबल है, ख्याल करिएगा, जी, वाई, पी, टी, इस तरीके से डिफरेंट वेरिएबल यूज होते हैं। तो आपने वेरिएबल पे बिल्कुल नहीं घबराना कि वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो हम पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सिंपल उसी तरीके से करना है जैसे अभी मैं एक्स वेरिएबल को सामने करके कर रहा हूं। यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है ये अगर ना हो तो हम इसको बोलते हैं कि ये नॉर्मल फॉर्म है। इसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि आप एक्स का स्क्वायर तो बना लेते हैं, लेकिन इसके साथ अगर कोई 2, 3, 7 डिवाइड में या इस तरह की कोई टर्म आ जाए तो आप उसका स्क्वायर नहीं बना पाते। ठीक है, इवन एक ऐसी टर्म जिसका कंप्लीट स्क्वायर भी आप बना लेते हैं,
आपकी आसानी के लिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप उसको भी कॉमन लें और उससे भी जान छुड़ा लें। उसकी एक वजह मैं आपको आखिर में सुनाऊंगा। अच्छा, अब देखें ये जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी अगर सिंपल इस फॉर्म में आ गया तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको मजीद आगे कैटेगराइज नहीं करना पड़ेगा। इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो ये हो सकती है कि जो स्केयर वाली टर्म है इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में आ जाए। मल्टीप्लाई में एक ऐसी टर्म आ जाएगी जो कि जिसका स्केयर ही पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इस तरीके से डिफरेंट टर्म्स आ सकती हैं। यहां पर जो टर्म भी स्केयर के साथ है वो सिंपली आपने कॉमन ले लेनी है। कॉमन लेंगे तो अंदर सारी वो सबके साथ डिवाइड हो जाएगी और इक्वल टू 0, और ये बाद में दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में 0 हो जाएगी। देखें एक्स स्केयर फिर इंडिपेंडेंट हो गया। एक्स स्केयर आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखेंगे तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। तीसरे नंबर की कैटेगरी देखी जाए तो ये हो सकता है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड में ले दे। अक्सर वो कभी डिवाइड वाली टर्म भी दे देते हैं। तो डिवाइड में आपने क्या करना है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को। इसको MW नहीं पड़िएगा, ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। तो जो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में टर्म पड़ी होगी, 3 पड़ा है, 7 पड़ा है, 11 पड़ा है, तो उसको उठाना है और मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड्स को। दोनों साइड्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जब अंदर जाएगी तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर फिर आजाद हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 7 14x और 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो ये सिंपल फिर क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। यानी आपका फोकस ये होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर किस तरीके से नॉर्मल, एक्स स्क्वायर को इंडिपेंडेंट करना है। अगर यही काम वो ये कर सकता है चौथे नंबर पे, अगर वो चौथे नंबर का क्वेश्चन किस तरह का दे सकता है, वो ये दे सकता है कि जो बाहर कोफिशिएंट यूज हुआ है जिसकी स्क्वायर पॉसिबल नहीं है उसके साथ -3 माइनस लगा दे, यानी -3 -2 -5 -11 इस तरीके से कोई टर्म यूज करके, या -10। तो फिर आपने क्या करना है, उसको माइनस समेत कॉमन ले लेना है। माइनस समेत कॉमन लेंगे तो अंदर सारी सिंबल्स चेंज हो जाएंगी और ये अंदर सबके साथ जाके डिवाइड इक्वल टू 0, और ये आखिर में देखा है 3 और 3 कट जाएंगे और यहाँ पे -1 रह जाएगा। लेकिन इस पे आपने नहीं घबराना कि ये सर इस तरह हमारी टर्म फ्रैक्शन में चली गई है, तो ये जाने दें, इसका हल है हमारे पास। जब ये एक्स स्क्वायर बन जाए तो अब आपकी ये नॉर्मल फॉर्म हो गई। फिर सिंपली ये भी हो सकता है कि डिवीजन वाली टर्म के साथ भी वो माइनस दे दे, तो इसमें भी आपने क्या करना है, -2, फिर आपने सिर्फ 2 से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर को हमने सिंपल पॉजिटिव में रखना होता है। पॉजिटिव में हम रखेंगे तो हमें इजीली होगा उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर -2 से पूरी टर्म को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करा देते हैं और ये कैंसिल हो जाएंगे, और करते करते ये इसकी ये देख लें नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। अब आते हैं उस पे कि जिसका कंप्लीट स्क्वायर पॉसिबल है, जैसे कि 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 और सो ऑन। अगर इस तरह की टर्म आ जाए तो वो बनता बेशक कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं आखिर में मिस्टेक, जब फाइनल पे जाते हैं तो उसके साथ वो टर्म होती है वैसे की वैसी छोड़ देते हैं, वहां पे जाके डिवाइड ही नहीं करते, तो फिर वो स्टेप अप है क्या। तो आखिर में क्या बनता है, जब वो यहां पर पहुंचते हैं, अब यहां पे 2x 3x या 9x कुछ लिखा होता है, ये सिंपली जाके दूसरी साइड पे डिवाइड ही नहीं करते, भूल जाते हैं। तो इस भूल से बचने के लिए मेरा मशवरा यही है कि आप कोई अगर इस तरह की भी टर्म आ जाए जिसका कंप्लीट स्क्वायर पॉसिबल है उसको भी कॉमन ले लें। 4 आ जाए, 16 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उसको भी कॉमन लें। तो ये कॉमन लेंगे तो अंदर सारी चेंजेस आ जाएंगी और आपके पास बाकी टर्म्स आ जाएंगी। अब इस तरह की या इस तरह की जो भी टर्म्स आ जाएं, इनको अटेम्प्ट कैसे करना है, हम उस बात की तरफ जाते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो अब मैंने एक टर्म उठा लिया है एक्स स्क्वायर -7x -3, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करते हैं। इसमें अगर देखें तो x बन रहा है, खुद x का एक स्क्वायर बन रहा है। इसके बाद आपने +2 या -2 लगाना होता है, ये डिपेंड करता है आपके इस साइन कन्वेंशन पे। जो x स्क्वायर के बाद जो x इस्तेमाल हुआ है, x के साथ जो कोफिशिएंट इस्तेमाल हुआ है, कोफिशिएंट के पास साइन कौन सा है, वो वाला साइन आपने उठा लेना है और साइन लगा देना है वो वाला। अगर प्लस है तो +2 लगा देना है, माइनस है तो -2। इधर इररिस्पेक्टिवली कुछ भी लिखा है उसमें आपने नहीं देखना कि सर उधर तो -7 लिखा है, इधर आपने -2 क्यों लिख दिया। ये सिंपली AB वाला फार्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, ये वाला, कि आप A का स्क्वायर
प्लस माइनस 2ab बनाते थे और प्लस b का स्क्वायर बनाते थे, और ये आपका कंप्लीट स्क्वायर होता था a प्लस b का होल स्क्वायर। असल में ये इसको फॉलो कर रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम पहले का स्क्वायर बना लेते हैं, फिर प्लस या -2 हमने खुद अपने पास से इंट्रोड्यूस करना होता है। जब हम -2 तब इंट्रोड्यूस करेंगे कि यहां पे भी माइनस हो, जब यहां पे भी माइनस होगा तो -2 इंट्रोड्यूस करवा देंगे। सिंपल, अब आपको बात समझ आएगी। तो इधर माइनस था तो मैंने -2 इंट्रोड्यूस करवाना है, -7 इंट्रोड्यूस करवाना, या इधर कुछ और टर्म हुई तो वो इंट्रोड्यूस नहीं करवानी, -2 या +2 ही इंट्रोड्यूस करवाना है, वो डिपेंड करेगा इस साइन पे। अब इसके बाद आपका ए ये बन जाता है, ये वाला आपका ए बन जाता है। स्टूडेंट्स को इश्यू आता है बी बनाने में, तो बी आपने कैसे बनाना है कि जो मेन टर्म का कोफिशिएंट था उसको सिंपली 2 से डिवाइड करा देना है, सिंपल 2 से। जैसे अब क्या था 7, तो 7 को मैंने कैसे डिवाइड करा दिया, 2 से। 7 डिवाइडेड बाय 2, बस ये आपका बी है, ये आपको वेरीफाई करने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल एक और टर्म है, उसका भी मैं आपको बी बना के सिखाता हूं। जैसे कि देख लेते हैं, ये 7/3 था। ये देखें 7/3 मैंने ऊपर लिख दिया और नीचे डिवाइडेड बाय 2 करा दिया, तो ये बी मेरा क्या बन गया, 7 और 6, क्योंकि डिवाइड का डिवाइड इसके पास आ जाएगा, अपर जो है 3 के पास आ जाएगा और ये 6 बन जाएगा। तो 7 और 6 आपका इजीली, यानी कि बी बनाना बहुत आसान है। स्टूडेंट्स को या तो भूले हुए हैं या बिल्कुल मतलब उनको कंसेप्ट नहीं है। तो बी आप लोगों ने 7/2, यानी कि जो मेन कोफिशिएंट था जो आप इधर लगाना चाह रहे थे वो आपने इधर लगाना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। जब बी बन जाएगा तो प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर ये हम अपने पास से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर है लेकिन इधर नहीं है। जब मैथ में ये रूल है, जो आप प्लस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो आपने माइनस में भी इंट्रोड्यूस करवानी होती है। -3 = 0। अब इसका हमें क्या फायदा हुआ, इसका ये फायदा होगा कि यहां से यहां तक हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहां पर देखें तो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। b हमारा 7/2 है और x a है x, तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर = 3, जो ऑलरेडी ये दोनों उधर हम ले गए थे, ये बाकी जितनी दोनों टर्म थी हम दूसरी साइड पे ले गए, तो इनके साइन चेंज हो गए। फिर इनको सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आजकल साइंटिफिक है, वो खुद ब खुद जवाब दे देगा 61/4। फिर क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं और फिर प्लस माइनस लगाना होता है। अगर इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो लिख दें, नहीं है तो सिंपल वैसे का वैसा लिख दें। फिर आपने ये वाली टर्म जो होती है उधर लेके जानी होती है। मैं यही इस टर्म की बात कर रहा था। जब आप एक 2x 3x या इस तरह का कोई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं तो आखिर में आप लोग डिवाइड करना भूल जाते हैं, तो उस बचने के लिए अगर आपके पास कंप्लीट स्क्वायर वाला है भी है उसको भी कॉमन ले लें, तो ये क्या होगा, अब सिंपल हो जाएगा। अब आपके पास एक टर्म बन जाएगी। इस टर्म को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख के सोल्यूशन सेट लिखना होता है। इसका पूरा एक नंबर होता है इस चीज का एग्जाम में, ठीक है। तो ये सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई चीज समझ ना आई हो तो फिर भी आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। थैंक यू। आज हम कम्प्लेक्स नंबर की सीरीज का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन भी आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को दोबारा मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी और इसके अलावा उनको ये भी समझ आ जाएगा कि फैक्टर थ्योरम के अलावा सिंथेटिक डिवीजन को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछ ले कि सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते हुए मुझे फैक्टर निकाल के दें या जीरो निकाल के दें, ठीक है। जीरो को मैं हीरो भी बोल सकता हूं क्योंकि वो पूरी क्वेश्चन को जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन उठाई है, ये आपका पिछले बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। x⁴ - 6x³ + 11x²। उसने भी ये किया था लेकिन साथ में उसने उसका फैक्टर दिए थे, यानी कि उसने इसको हीरो वाला जीरो फैक्टर जो है वो दिया था। फर्ज करें वो नहीं देता, आपको देता ही नहीं है, वो कहता है जी आपने सारे के सारे फैक्टर्स मुझे निकाल के देने। तो ये जो मैंने क्रॉस मारा हुआ है ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ये आपने सिंपल क्या करना है कि कैलकुलेटर में जाना है, इधर जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है वेरिएबल की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट लेनी है और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो पावर वैसे की वैसे लिख लेनी है। फिर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और जो टर्म इस्तेमाल हुई है 6 है तो 6, अगर कोई और कोफिशिएंट था तो कोई और कोफिशिएंट यूज कर लें। फिर इसके बाद अगर फिर वेरिएबल है तो वेरिएबल की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पावर के बटन में आपने जाना है और क्यूब लगा देना है, यानी ये कैलकुलेटर में आपने पुट करना है। +11
फिर वेरिएबल की जगह पे आपने, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर, फिर -6 और कैलकुलेटर की जगह पे, कैलकुलेटर सॉरी, वेरिएबल की जगह पे अगेन स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये यहां पे आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर ये चीज किया कि आपने कैलकुलेटर में किस तरह पुट करनी है। कैलकुलेटर में पुट करके हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने पहला फैक्टर थ्योरम में भी इसी तरह निकालना है और सिंथेटिक डिवीजन में भी ऐसे निकालना है कि अगर वो पहला जीरो वाला फैक्टर ना दे तो तब, अगर दे दे तो फिर आगे फर्दर मेथड है, लेकिन ना दे तो फिर आपने कैलकुलेटर से इस तरीके से बाय हिट एंड ट्रायल यूज करना है। और फिर आपका जो स्टेटमेंट क्वेश्चन की स्टार्ट होगी वो यहां से होगी। आप लिखेंगे बाय हिट एंड ट्रायल व्हेन x इज इक्वल टू +1, और ये पूरी वैल्यूज में आपने हर जगह पे जिधर जिधर x या जो वेरिएबल यूज हुआ था उसकी जगह पे वैल्यू पुट करनी है और इक्वल टू 0 करके छोड़ देना है। ठीक है, फिर आपने आ जाना है, इसको प्रॉपर एक फॉर्म में लिखना होता है और ये लिखना है, ये अगर इधर +1 है तो दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाएगा -1। तो आपका पहला फैक्टर क्या निकला, x - 1, क्योंकि उसने हमसे अब फैक्टर मांगे हैं तो पहले हम फैक्टर ही निकालेंगे, तो पहला फैक्टर निकल आया। लेकिन यहां पे जिस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम में क्या करते थे कि ये जो फैक्टर होता था उसको इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करा देते थे, यहां पे ये डिवीजन नहीं करनी बल्कि सिंथेटिक डिवीजन करनी है। सिंथेटिक डिवीजन में ये करना होता है कि ये जो जितने भी आपके नंबर इस्तेमाल हुए हैं, वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, वेरिएबल के साथ इनके कोफिशिएंट को लेके आ जाना होता है, जिस तरह हम मैट्रिसेस में करते हैं। इसके कोफिशिएंट क्या है, +1, इसका क्या है -6, इसका +11, इसका -6। तो ये एज इट इज वैसे के वैसे लिख लीजिए। फिर आपने क्या करना होता है कि जिसने इसको 0 किया था, यानी इसका पहला हीरो, उस पहले हीरो को पकड़ लेना है और बाहर ले आना है, यानी हीरो जो है उसको पकड़ के ले आना है। अब ये हीरो क्या करेगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और आपको एक डिप्रेस्ड इक्वेशन बना के देगा। ठीक है, अब ये +1 बाहर लिख दिया और ये जो पहला मेरा फैक्टर था, ये पहला कोफिशिएंट था, पहले कोफिशिएंट को उतार के एज इट इज वापस नीचे ले आना है। अब सॉरी, ये होता है कि बाज़ औक़ात यहाँ पे 7 आ जाता है या 8 होता है या कुछ और टर्म होती है, तो वो आपने वही लेके आना है। ये नहीं कहना कि सर इधर 1 था तो आप भी 1 लेके आए तो हम भी 1 कैसे लेके आए। हो सकता है यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे भी आपको 3 लिखना पड़ेगा, तो इधर भी आपने 3 ही उतार के लेके आना है, यानी कि इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, ये 1 और ये जो हीरो फैक्टर था जिसने सबको 0 किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आया वो आपने वैसे का वैसे आगे पुट कर देना है। फिर आपने कैलकुलेटर में -6 +1 पुट करना है। अच्छा, यहां पर एक और मसला आता है, बहुत से स्टूडेंट ने सिंपल डिवीजन में साइन कन्वेंशन चेंज की होती है, तो यहां पर भी उनकी आदत बन जाती है। सिंथेटिक डिवीजन में भी वो क्या करते हैं, यहां पर साइन चेंज करना शुरू कर देते हैं, तो वो पूरे क्वेश्चन का बेड़ा गर्क कर देंगे। सिंथेटिक डिवीजन में साइन चेंज नहीं होते, जो मल्टीप्लाई होके जो आंसर आ रहा है वैसे का वैसा, प्लस में आता है तो प्लस में लिख दें, माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिख दें। ठीक है, आपने वैसे का वैसे लिखना होता है। 1 मल्टीप्लाई +1 तो -6 +1। अगर आपको ये सेंस नहीं है कि ये क्या जवाब आएगा तो कैलकुलेटर उठा लें, -6 +1 उसमें डालेंगे तो वो आपको -5 निकाल देगा। फिर -5 मल्टीप्लाई 1 -5, देखें मैंने ये इससे मल्टीप्लाई होके -5 आया, मैंने इसका साइन चेंज नहीं किया, तो 11 - 5 क्या आएगा, 6। और ये 6 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, उसी हीरो से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो फिर 6 आ गया, और 6 - 6 का हो जाता है 0। अब ये जो आपके पास कोफिशिएंट आए हैं ये आपकी डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाते हैं। ये बाज़ औक़ात वो कह देता है कि मुझे डिप्रेस्ड इक्वेशन निकाल के दो और डिप्रेस्ड इक्वेशन को फर्दर सॉल्व भी करके दो। फिर आपने क्या करना है कि ये वाला कोफिशिएंट पकड़ना है, ये अगर 4 से स्टार्ट हुआ था जो मेन एक्सप्रेशन थी हमारी, तो ये आपने क्यूब से स्टार्ट कराना है, उससे एक एक्सप्रेशन कम होगा। यानी कि जैसे मैंने लिखा है 1x का क्यूब -5, x क्यूब के बाद क्या आना चाहिए, स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए, तो स्क्वायर +6 इसके बाद x, और आगे मजीद चौका कोई बचा ही नहीं है तो हमने भी कुछ नहीं लिखा, इसी तरह छोड़ दिया है। और साथ में लिख देना है कि ये हमारी डिप्रेस्ड इक्वेशन है, वो डिमांड करे या ना करे आपने याद रखना है कि ये डिप्रेस्ड इक्वेशन होती है। फिर आपने इस डिप्रेस्ड इक्वेशन में से अगर देखें कोई कॉमन टर्म बन रही है तो कॉमन ले लेनी है और इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। अगर कोई कॉमन टर्म नहीं बन रही तो यहां पर ही इसने आपने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। अब देखें यहां पर x चौका कॉमन आ रहा है तो मैंने x कॉमन ले लिया और इक्वल टू 0 कर दिया। अब फिर क्या करेंगे, इस अंदर वाली टर्म को मैंने मजीद फैक्टराइज किया और इसके फैक्टर बना के इस तरह करते
ये फैक्टर तो यकीनन आप लोगों को बनाने आते होंगे। फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनते बनते ये फैक्टर्स बने हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन के। एक मेन हीरो रहता है जो आपकी हर जगह पे मदद की, जिसने इसको जीरो बनाया, इसको जीरो के अलावा उसने आपकी हेल्प की इस डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाने में, तो उस हीरो को नहीं भूलना, उस हीरो को भी आपने नीचे लेके आना है। तो आपके सारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स, ये हीरो x-1, x-2, x-3 इज इक्वल टू 0। अगर वो सेक्टर तक बात पूछे तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है। लेकिन अगर वो चैप्टर 5 को मद्देनजर रखते हुए यही क्वेश्चन दे दें तो फिर आपने क्या करना है, वो क्वेश्चन पूछ ले कि नहीं मुझे तो इसके हीरो चाहिए यानी कि 0, तो आपने सारे 0 निकालने हैं। फिर आपने क्या करना है, इसको 1 by 1 इक्वल टू 0 पुट करना है। x इज इक्वल टू 0, तो ये एक पहला 0। फिर x-1 इज इक्वल टू 0 दूसरा, ये -1 है, दूसरी जगह पे जाके +1। x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। फिर आपने लिखना भी है, सो 0, 1, 2, 3 आर आवर जीरोज लिखने हैं। अब मेरी टर्म मुस्तार नहीं ले लेनी, ये नहीं कह देना कि सर ये हीरो हैं। हीरो तो हैं, इन्होंने सबको 0 कर दिया है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो तीसरा कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है मॉडुलस, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म। ये एग्जाम में काफी दफा आ चुका है। मॉडुलस और आर्गुमेंट तो काफी दफा पूछ चुके हैं। स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कभी सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसने सिंप्लीफाई की बात ही नहीं की होती। सिंपल लॉ लगाने होते हैं। लॉ लगाने के बाद आपने इनका मॉडुलस, आर्गुमेंट और अगर पोलर फॉर्म मांगता है तो पोलर फॉर्म बना देनी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट से हमें एक ऐसा नंबर z में दे दिया गया, z दे दिया या कुछ भी दे दिया, या z न भी दें, कोई नंबर दे दें √3 प्लस आयोटा, √3 माइनस आयोटा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में वो कहता है मॉडुलस निकालें, आर्गुमेंट निकालें या पोलर फॉर्म निकालें। तो दोनों केस में आपने पोलर फॉर्म भी अगर आपने निकाल लिया तो उसके लिए भी आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट तो पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे आप मॉडुलस अप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। इसको मैं दीवारें चीन बोलता हूं, तो हंसना नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए कि जो दीवारें चीन है मॉडुलस में हमने दोनों साइड पे लगानी होती है। दोनों तरफ दीवार लगाने के बाद आपने क्या करना होता है, ये मॉडुलस न्यूमरेटर टर्म को अलग और डिनोमिनेटर टर्म को अलग, इन दोनों को दे देना होता है। दोनों को देने के साथ साथ में रीजन लिखना होता है। ये बिकॉज को बोलते हैं कि 2 डॉट के साथ जो नीचे डॉट होता है इसका मतलब होता है रीजन। रीजन ये है कि z1 डिवाइडेड बाय z2 अगर मॉडुलस में होंगे तो हम इनको लिख सकते हैं z1 का मॉड डिवाइडेड बाय z2 का मॉड। ये मैं कोई आपको अपने पास से नहीं पढ़ा रहा, ये आपकी बुक में मेंशन है, बुक के लॉ है। बुक में लिखा हुआ है कि ये लॉ है, z1 डिवाइडेड बाय z2 अगर मॉडुलस में आ जाए तो आपने लिखना है z1 का मॉड डिवाइडेड बाय z2 का मॉड। फिर अब आपने क्या करना है, एक दफा सिर्फ लिख देना है कि जो z मॉड होता है वो होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। जो हमारा x होता है वो हमारी रियल टर्म होती है और जो हमारा y होता है वो हमारी आयोटा के साथ कोफिशिएंट होता है। आयोटा नहीं होता बल्कि आयोटा के साथ वाला कोफिशिएंट। तो इधर आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है और नीचे भी 1 है। तो ऊपर भी हमने मॉडुलस अप्लाई कर दिया और नीचे भी मॉडुलस, और दीवारें चीन खत्म। ठीक है, वो दीवारें चीन खत्म कर दी, मॉडुलस अप्लाई किया। मॉडुलस को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 3 + 4, नीचे भी 3 + 4, क्योंकि -1 का जो स्क्वायर है वो +1 आता है। फिर 4 और 4 ये कटिंग होगी तो मॉडुलस आपका 1 आ गया। अच्छा, यहां पर मैंने सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये नीचे तो √3 माइनस आयोटा था, इसको आपने सिंप्लीफाई करना था। ये सिंप्लीफाई जनाब आपने तब करना है जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि मुझे सिंप्लीफाई करके दें x प्लस आयोटा फॉर्म में। फिर आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसी तरीके से कंजुगेट लेके सिंप्लीफाई करेंगे। फिर आपको ये लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आपने वैसे ही करना है। लेकिन जब वो सिंप्लीफाई नहीं पूछ रहा तो स्मार्ट तरीके से चले, इतना आसान मेथड है, इसको लगाएं और इसको फौरन खत्म। अब सेम अपना टाइम बचाएं, मैथ में हमेशा टाइम बचाने का देखा करें, और अगर वो लॉ लग रहा है तो उस लॉ को लगाना होता है। सिमिलरली आर्गुमेंट भी आपने वैसे लगाना है जिस तरीके से मॉडुलस लगाया। मॉडुलस में जरा दीवारें चीन थी, इसमें दीवारें चीन नहीं होती। इसमें क्या होता है, आपने आर्गुमेंट जी लिखा और आर्गुमेंट दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। अब आर्गुमेंट उस तरह अप्लाई नहीं होता जिस तरह मॉडुलस का लॉ लगता है।
ये लॉग वाला लॉ आप याद रखें, जो हमने 9th क्लास में लॉग का लॉ पढ़ा था कि दो टर्म्स अगर आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो ऊपर वाले को भी लॉग दे देते हैं और नीचे वाले को, लेकिन दोनों के दरमियान फूट डलवा देते हैं, सब्ट्रैक्शन करवा देते हैं। तो आपने भी इनके दरमियान फूट यानी कि माइनस डलवा देना है, डिफरेंस। तो आर्गुमेंट Z1 ओवर Z2 क्या बन जाएगा? आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये लॉ। तो सिमिलरली ये हमारा Z1 है और ये हमारा Z2 है। इन दोनों पे लगाएंगे तो ऊपर वाले को भी आर्गुमेंट दे देंगे, नीचे वाले को भी आर्गुमेंट, लेकिन डिफरेंस के साथ। अब हमने लॉ लगाना है वो वाला जो रेफरेंस एंगल के साथ लगा देते। अब देख ले कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव हो तो हम जो tan इनवर्स निकालते हैं उसके साथ तो हमने ना किसी को सब्ट्रैक्ट करवाना होता है, क्योंकि हम अपनी हदूद के अंदर हैं, हदूद के अंदर है। हदूद के अंदर रहने की वजह से क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 1 ओवर √3, ये मॉड में लेना है, मॉडुलस में आपने ले लिया। फिर माइनस, ये माइनस वो था जिसने इसको सब्ट्रैक्ट करवाया जो लॉ की वजह से। अब हम दूसरी टर्म पढ़ते हैं। दूसरी टर्म क्या कहती है कि आर्गुमेंट है √3 माइनस आयोटा, यानी कि यहां पर x आपका पॉजिटिव है और y का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। y ने अपनी हदूद तोड़ के चौथे गेट में घुस गया, यानी कि सिक्योरिटी पार कर गया। चौथे क्वाड्रेंट में घुसेगा तो उसको क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो क्या करेंगे? tan इनवर्स के साथ हम माइनस वो लगाएंगे, और ये माइनस कौन सा माइनस है? ये माइनस वो है जो कि बाहर से आ रहा है। और ये माइनस इसको क्यों लगा? ये माइनस इसलिए लेगा कि जनाब साहब ने पहले क्वाड्रेंट को तोड़ के फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस गए थे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या कहता है कि जो tan इनवर्स जो रेफरेंस एंगल होता है उसके साथ आपने माइनस लगाना होता है। तो यहां से भी आपने माइनस लगा लेना है। अब जब अगला स्टेप करेंगे, माइनस और माइनस मिलकर प्लस, और यहां पे डायरेक्टली रेडियन में वैल्यू पुट कर दो। कैलकुलेटर का भी ऑप्शन होता है, रेडियन में लगाओ, 1 ओवर √3 लगाओ तो इसकी वैल्यू रेडियन में आ जाएगी। ठीक है, डिग्री से रेडियन वहां पे सिलेक्ट कर लो, रेडियन लगाओगे डायरेक्टली। कुछ स्टूडेंट्स को ये इश्यू होता है कि वो रेडियन में नहीं बना पाते, तो उसका ये इश्यू है कि वो आप क्या करें, रेडियन सिलेक्ट करें, tan इनवर्स लगाएं, ए भी लगाएं, दोनों की वैल्यू खुद ब खुद निकल आएगी। अगर नहीं, आपको सिर्फ डिग्री में ही चाहिए आती है तो 30 या 60 जो भी आती है उसको मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 कर दें तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो पाई ओवर 3, तो आपका आर्गुमेंट z को थीटा भी बोला जाता है, और तो क्या निकलेगा? पाई ओवर 3। अब इसी चीज को यूज करते हुए हम पोलर फॉर्म बनाते हैं। पोलर फॉर्म क्या बनेगी? पोलर फॉर्म ये कहती है कि जो आपने मॉडुलस निकाला है वो मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दो। ये मैग्नीट्यूड यानी कि ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये 1 था। कॉस पाई ओवर 3 प्लस 2k पाई, दोनों का 2k पाई क्यों लगाया है? वो इस वजह से लगाया है क्योंकि इनका पीरियड होता है 2k पाई, तो पोलर फॉर्म में आपने पीरियड ऐड करना होता है, इसके अलावा कहीं और ऐड नहीं करना होता। तो ये लोग आप लोगों ने याद रख लेना है। अगर वो कहता है नहीं मुझे इसकी आइलर फॉर्म भी बना के दो, पोलर फॉर्म पूछा है तो बस यहां तक आपका जवाब खत्म, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एडिशनली अगर आप इसकी आइलर फॉर्म भी बना देते हो तो कोई मसला नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। आइलर फॉर्म सिर्फ ये होगा कि आपको कम से कम याद होगा कि आइलर फॉर्म में होता क्या है। आइलर फॉर्म कहता है z का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई e के ऊपर पावर आयोटा थीटा। आयोटा तो वो है और थीटा ये आपका आर्गुमेंट है जो कि पाई ओवर 3 था। तो इसकी आइलर फॉर्म z का मैग्नीट्यूड चूंकि 1 था इसलिए मैंने 1 अगले स्टेप में हटा दिया है, तो ये इसकी फॉर्म बन गई। ये था वो वाला केस। अब इस केस के अलावा एक और बात क्या पूछ सकते हैं आपसे, वो ये कह सकता है कि ऊपर कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करवा दे या नीचे कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करवा दे। दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है और डिनोमिनेटर में भी हो सकती है। न्यूमरेटर में आ जाए या डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म, और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ जाए। दोनों केस में आपसे वो ये पूछ ले कि मुझे मॉडुलस निकाल के दो एंड आर्गुमेंट, या सिर्फ आर्गुमेंट पूछ ले या सिर्फ मॉडुलस पूछ ले। दोनों केस में आपने क्या करना है, अगर अब देखें यहां पे -2 था तो मैंने इसके साथ +0 आयोटा इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि वो सिंप्लीफाई पूछ ही नहीं रहा। जब वो क्वेश्चन में पूछे कि सिंप्लीफाई करके दो या x प्लस आयोटा फॉर्म में बना के दो तो फिर लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपने सिंपली कंजुगेट 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से डिवाइड कर देना है। लेकिन अब नहीं करना, क्यों? क्योंकि इसने पूछा क्या है, मॉडुलस और आर्गुमेंट। मॉडुलस और आर्गुमेंट में हमने सिंप्लीफाई नहीं करना होता।
तो -2 प्लस 0 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, इस तरह मैंने इस फॉर्म को लिख सकता हूं क्योंकि -2 के पास प्लस 0 आयोटा है। तो वो क्या होता है, फिर दोनों साइड पे उसी तरीके से जैसे पहले हमने मॉडुलस अप्लाई किया था यहां पे भी अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद मॉडुलस ऊपर नीचे चला जाता है, यानी मॉडुलस में वो सब्ट्रैक्शन वाला रूल नहीं है, यानी मॉडुलस फूट नहीं डलवाता। ठीक है, Z1 का मॉड डिवाइडेड बाय Z2 का मॉड, रीजन लिख देनी है, ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का भी, दोनों पे ये लॉ लगाना है, और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x अब आपका -2 है, बेशक ये पॉजिटिव हो जाता है लेकिन यहां पर इस चीज के नंबर है, ये -2 ही लगाया करो अगर x -2 हो, और y अगर माइनस में हो तो y भी उसी तरह लगाना है। ठीक है, अब ये लगाने के बाद आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर 4 नीचे 2, वैसे तो कट सकता है लेकिन लॉ ये कहता है कि m का अंडर रूट डिवाइडेड बाय n का अंडर रूट, दोनों अंडर रूट सेम हो, यानी ये नहीं ये अगर 3 में हो तो ये 2 में, तो फिर ये लॉ नहीं लगेगा, ये भी सेम अंडर रूट है ये भी सेम अंडर रूट हो, तो इन दोनों को एक ही अंडर रूट में बंद कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को एक ही अंडर रूट में बंद करके 4/2 करवा दिया, 2 को खा गया और आपका अंडर रूट 2 क्या आ गया, जी मॉड निकल आया। ठीक है, मॉडुलस निकल आया। मॉडुलस के बाद उसी तरीके से सेम अप्लाई आर्गुमेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने आर्गुमेंट लगा दिया, आर्गुमेंट का फिर वही लॉ लगेगा, आर्गुमेंट ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली। अब देखा है मैंने लिखा है -2 प्लस 0 आयोटा, इसकी वजह है, अभी आपको वजह भी समझ आ जाएगी। अब देखें कि यहां पे जब हम tan इनवर्स का लॉ अप्लाई करेंगे तो यहां पे x किस में है, माइनस में, और y क्या है, पॉजिटिव में। तो x अगर नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है ये अपनी हदूद से निकल के सेकंड क्वाड्रेंट की हदूद में दाखिल हो गया, दूसरे थाने में घुस गया है। दूसरे थाने में जाएगा तो इसके साथ क्या सलूक होगा, वहां पे पाई के साथ इसको सब्ट्रैक्शन करवानी पड़ेगी tan इनवर्स को, तो पाई माइनस tan इनवर्स 0/2, और ये मैंने आपको बताया था कि ये हम मॉड में वैल्यू लेते हैं, माइनस tan इनवर्स, इसकी भी वैल्यू x भी 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1/1, और 1/1 याद रखना, ये tan इनवर्स 1 π/4 tan 45 होता है, तो ये π/4 निकल आया, और ये पाई -0, क्यों ये 0 हुआ, क्योंकि tan इनवर्स 0/2, तो 0 आ जाएगा, तो tan इनवर्स 0 होता है, लेकिन ये पाई इसकी जान नहीं छोड़ेगा, ये खुद बेशक मर गया है, 0 हो गया है, लेकिन पाई ने क्यों नहीं जान छोड़ रहा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, x हमारा नेगेटिव था, बस इस वजह से ये 0 पाई। अब इन दोनों को आपस में जब प्रोसेस करवाएंगे तो 3π/4 आएगा, और यही आपका आर्गुमेंट या थीटा होगा। ये सिंपल और स्मार्ट छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, इसको मद्देनजर रखें और इस तरह करें। ठीक है, बजाय इसके कि आप इसको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को लंबा करें, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में करें। आप लोगों के लिए असाइनमेंट सिर्फ ये है कि z = 1 प्लस √3 आयोटा मल्टीप्लाई, ये मैंने एक बनाया क्वेश्चन, इसको गौर से देखें, इसमें आपने मॉडुलस, आर्गुमेंट z और पोलर फॉर्म बनानी है। ठीक है, सिर्फ ये याद रखें कि जो मल्टीप्लाई में होता है मॉडुलस, वो ये होता है कि मल्टीप्लाई का ये रूल है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2, अगर ये होगा तो Z1 मॉड अलहदा हो जाएगा, Z2 मॉड अलहदा हो जाएगा, दोनों का मॉड अलहदा हो जाएगा, यानी कि मॉडुलस किसी में फूट नहीं डलवाता, लेकिन आर्गुमेंट क्या करता है, वही लॉग वाला लॉ लगेगा, ये दोनों भी प्लस और ये दोनों भी प्लस, लेकिन ये अगले स्टेप में प्लस होंगे, पहले इन पे डिवीजन वाला रूल लगेगा। जिस तरीके से हम लॉग में लगाते थे, पहले डिवीजन लगाते थे, फिर अगर वो आपस में मल्टीप्लाई होते थे तो हम उनको प्लस करवा देते थे, तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे अगले स्टेप में, यानी कि पहले स्टेप में ये ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म, फिर क्या होगा, ऊपर वाली टर्म चौका एक नहीं 2 हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आर्गुमेंट ये कहता है जो मल्टीप्लाई होती हैं वो प्लस हो जाएंगी, तो ये दोनों टर्म प्लस हो जाएंगी और नीचे वाली भी प्लस होंगी, लेकिन इनके पीछे माइनस लगा होगा और इनको भी वो दोनों को माइनस कर देगा। ठीक है, होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपने ये ट्राई करना है, ये क्वेश्चन इसकी मॉडुलस, आर्गुमेंट जी और इस नए मेथड से करना है जो कि आपकी बुक में किसी जगह पे दिया है, लेकिन उन्होंने हाफ फॉर्म में दिया है, तो मैंने इसको अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बाकी दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी पास हो जाए। थैंक यू। मैंने एक और फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट का एक और क्वेश्चन कर लिया, हो सकता है कि कहीं वो आपको इस तरह स्क्वायर फॉर्म में न दे दे, z = 1 प्लस आयोटा और स्क्वायर डिवाइडेड बाय -√3 प्लस आयोटा।
आर्गुमेंट या मॉडुलस इस तरह कह दे तो आपने क्या करना। मैंने एक और फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट का एक और क्वेश्चन कर लिया। हो सकता है कि कहीं वो आपको इस तरह स्क्वायर फॉर्म में न दे दे। v इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। आर्गुमेंट या मॉडुलस इस तरह कह दे तो आपने क्या करना है। तो इसमें क्या स्मार्टनेस होगी, आपने क्या करना है। अगर पहले हम कर लेते हैं आर्गुमेंट मॉडुलस। मॉडुलस उसी तरीके से आपने दोनों साइड पे, जिस तरीके से मैंने सिखाया था, दोनों साइड पे मॉडुलस अप्लाई कर देना है। मॉडुलस अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आपके जो ऊपर वाली टर्म है उसका मॉडुलस सेपरेट हो जाता है, नीचे वाली का मॉडुलस सेपरेट हो जाता है। ऊपर चूंकि स्क्वायर टर्म थी इसलिए मॉडुलस के बाहर स्क्वायर लगा देंगे, मॉडुलस के बाहर स्क्वायर चला जाएगा और मॉडुलस वैसे ही अप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा का ये जो दीवारें चिन्ह बनी हुई है इसी को मॉडुलस कहते हैं। तो ये मैंने मजाकन बनाई हुई दीवारें चिन्ह कहता हूं, इसको आपने किसी को दीवारें चिन्ह कहना नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह बना के ये जो स्क्वायर है ये बाहर चला जाएगा, मतलब इसके ऊपर चला जाएगा और नीचे भी मॉडुलस अप्लाई हो जाएगा। अब सिंपली आपने मॉडुलस अप्लाई कर देना है, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, और वो जो बाहर स्क्वायर खड़ा था वो स्क्वायर ही रहेगा। स्क्वायर और अंडर रूट इसी स्टेप में काट भी देंगे और बाहर भी कर लेंगे। सिमिलरली नीचे डिनोमिनेटर में आए तो माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 1 प्लस 1 2 बचेगा और 4 अंडर रूट भी 2 होता है, 2 और 2 कैंसल और 1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे, फिर कंजुगेट लेंगे कि तो कम से कम 5-6 स्टेप आपके इस चीज के लग जाने हैं। तो ये वाला काम तब करना है अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करे कि जनाब मुझे ये सिंप्लीफाई करके दें। सिंप्लीफाई का लफ्ज आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, ये स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलना है, नीचे वाले को कंजुगेट लेना है और प्रॉपर फिर बेशक 4-5 स्टेप बनते हैं तो करने हैं। लेकिन जब वो सिंप्लीफाई नहीं बोले और डायरेक्टली मॉडुलस और आर्गुमेंट पूछ ले तो फिर आपका ये तरीकाकार है, सिंपल एंड स्मार्ट, ये करें और अपनी जान छुड़ाएं। अब हम जाते हैं आर्गुमेंट पे। तो आपने आर्गुमेंट दोनों साइड पे अप्लाई करना है, आर्गुमेंट जी आर्गुमेंट दोनों साइड, जिस तरीके से हम लॉग अप्लाई करते थे। आर्गुमेंट का ये रूल है कि जो जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो पहले और माइनस बाद वाली। फिर क्या करते हैं, जो पावर होती थी लॉग में बैक पे चली जाती थी पीछे, तो सिमिलरली आर्गुमेंट में भी पावर जो है वो बैक पे चली जाएगी। 2 आर्गुमेंट 1 प्लस आयोटा माइनस आर्गुमेंट माइनस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। अब आर्गुमेंट क्या है, ये तो दोनों प्लस हैं, तो क्या होगा सिंपल, ये 2 जो होगा ये बाहर हम रोक लेंगे और ये ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स 1/1 और ये हम वैल्यू मॉडुलस में लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। माइनस फिर दोबारा इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं कि बाहर क्या है माइनस है और अंदर वाली टर्म वो ये कहती है कि इसके साथ माइनस इन्वॉल्व है, यानी x की टर्म माइनस है और y की टर्म प्लस है। तो tan इनवर्स 1/3 मॉडुलस में तो आएगा, लेकिन ये जो रेफरेंस एंगल है ये हमने माइनस कराना है पाई से, क्योंकि x ने हदूद से तजावज किया है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गया है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आर्गुमेंट घुसता है तो ये जो रेफरेंस होता है इसको पाई से माइनस कराते हैं, पाई माइनस दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये π/4 बनता है, ये tan 45 बनता है। tan 1 जो होता है 45 का होता है और 45 π/4 होता है और बाहर 2 था, 2 इससे कटिंग हो जाएगी और π/2 बच जाएगा। सिमिलरली अंदर पहले माइनस घुसाने से पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। tan इनवर्स जो 1/√3 होता है ये π/6 होता है। इनको सिंप्लीफाई करें 6 पाई माइनस पाई तो 5 π/6। अब सिंपली माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 पाई माइनस 5 π/6 विच इज इक्वल टू -2 π/6। 2 इसे कटेगा जो कि π/3 बचेगा और π/3 आपको पता है ये माइनस में है, ये आएगा -60। आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 4 और 5 टॉपिक है हमारा, पोलर फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म और अलजेब्रिक फॉर्म या आइलर फॉर्म। ये दोनों का टॉपिक तकरीबन एक जैसे ही थे, तो इन दोनों को आप एक ही कैटेगरी में शुमार करें। इसमें अगर देखेंगे तो पोलर फॉर्म मतलब ऑलरेडी आपको साइन कॉज या इस शक्ल का क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। कॉज का भी कोई एंगल दे देंगे, साइन का भी एंगल दे देंगे। अगर कॉज का एक एंगल यूज हुआ है तो सेम साइन का भी वही होगा, डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है, किसी फॉर्म में भी हो सकता है।
इसमें जो कैटेगराइजेशन है वो मैंने इस तरह कराई हुई है कि या तो ये हो सकता है कि वो सिंपल आपको एक चुप करके जी फॉर्म दे दे, एक ही पोलर फॉर्म दे दे, और पोलर फॉर्म से आपको कहे कि मुझे जी इसकी रेक्टेंगुलर अलजेब्रिक फॉर्म या आइलर फॉर्म बना के दो। अगर तो आइलर फॉर्म कहे तो फिर तो आपने सिंपल क्या करना है, यानी कि इधर ही आइलर फॉर्म आपकी बन जाएगी, तो फिर अलजेब्रिक फॉर्म में तो जाने की ज़रूरत नहीं है। आइलर फॉर्म में ई लगाते होते हैं, पीछे इसका मॉड होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आयोटा के ऊपर एंगल लगाते हैं पाई ओवर। ये तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आइलर फॉर्म बहुत आसान है। जब आप पोलर फॉर्म बना लेते हैं तो आइलर फॉर्म उससे अगला वर्जन होती है। अगर फर्स्ट करो उसने डिमांड आइलर फॉर्म की नहीं की तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म या उसमें लेके जाना है। किस तरह लेके जाना है कि आपने सिंपली cos पाई ओवर 3 कैलकुलेटर में डालना है, जो आंसर निकलता है वो डाल देना है। मुझे ये लगता है कि √3/2 है या 1/2 है, तो मैंने एक अंदाजे से लगा दिया है, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर कैलकुलेटर में डालना है, वो डाल देना है, जो वैल्यू बनती है वो लिख देना है। सिमिलरली अगर साइन पाई ओवर 3 1/2 है तो 1/2 लिखना। अगर ये दोनों आपस में क्रॉस हुई है, ये इधर आता हुआ ये इधर हुआ है, तो आपने जगह चेंज कर लेनी है, बस सिंपल। ये नंबर बन गया और जो बाहर वाला नंबर है वो अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये जनाब आपकी अलजेब्रिक फॉर्म बन गई, बस खत्म। तो अलजेब्रिक फॉर्म बनाना इंतहाई आसान होता है। अलजेब्रिक से रेक्टेंगुलर से जो ये पोलर होती है, इसमें क्या चाहिए आपको, मॉड भी चाहिए होता है, फिर आपको आर्गुमेंट भी चाहिए होता है। आर्गुमेंट बनाने के बाद आपने बनानी होती है। तो ज्यादातर जो डिमांड आती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म की आती है। ये जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह होते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसमें एक तो कैटेगरी इस तरह की होती है, ये ज्यादातर एमसीक्यूज में ही पूछी जाती है। इसकी जो दूसरी कैटेगरी है कि दो टर्म्स होती हैं और मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं, एक में कॉस और साइन का एंगल सेम होता है और दूसरे में भी अलग होता है। यानी ये देखो यहाँ पे तो सेम है और इन दोनों में अलग है। तो अब इसमें क्या करना होता है, जब भी दो पोलर फॉर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी यानी कि टकराएंगी, कोलाइड करेंगी, तो कोलाइड में क्या होगा, एक को आप Z1 ले लें और एक आपको Z2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूल फिर आपको पता होनी चाहिए। यानी इस टर्म को Z1 ले लें और इसको Z2, लेट करके आपने दोनों टर्म को Z1 और Z2 ले लेना है। और मल्टीप्लाई का रूल ये कहता है कि जब Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हों तो Z1 का मॉड मल्टीप्लाई Z2 का मॉड, इन दोनों को भी दोनों के मॉड्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अंदर ब्रैकेट में cos θ1 प्लस θ2, ये आपका θ1 होता है और ये आपका θ2 होता है। ये यानी दोनों आपकी ये θ1 और ये θ2 बन जाते हैं। इन दोनों थीटा को आपने एक दफा cos में प्लस करवाना है और एक दफा साइन में। तो सिंपल देखें, इन दोनों के बाहर कुछ भी नहीं है मॉड में, मतलब ये है ही पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में बाहर अगर कुछ ना हो तो अभी हम एक क्वेश्चन करके आए हैं तो क्या था, हम 1 लिख देते थे। इसका मतलब है इसका मॉड भी 1 है और इसका मॉड भी 1 है। आपने अलग से कोई मॉड नहीं क्रिएट करना, ये मॉड इसका यानी 1 और इसका भी 1 होगा। तो आपने क्या कर लेना है, 1 मल्टीप्लाई 1 cos और θ1 प्लस θ2। θ1 क्या था पाई ओवर 3 और θ2 क्या था पाई ओवर 6, इनको प्लस करा लिया। सिमिलरली आयोटा साइन θ1 θ2, इनको भी प्लस करा दिया। इनको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है तकरीबन 3 पाई ओवर 6 आता है। तो 3 पाई कट के क्या बन जाता है पाई ओवर 2। तो बेशक डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं cos पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 2। अब उसने चौका डिमांड क्या की हुई है, वो कहता है कि मुझे अलजेब्रिक फॉर्म बना के दो। तो अलजेब्रिक फॉर्म में क्या होगा कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू cos 90 0 होता है और sin 90 1 होता है। तो ये 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस आयोटा, तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 0 प्लस आयोटा या सिर्फ आयोटा लिखते हैं। तो इसकी अलजेब्रिक फॉर्म या कौन सी फॉर्म बनी, या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या बनी, आयोटा फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली अगर ये डिवाइड में आ जाए, ऊपर नीचे डिवाइड, यानी ये भी अगर मल्टीप्लाई में बाहर मॉडुलस लिखी हुई है 3 और 2, तो 3 और 2 आप सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे, बाकी ये आपका θ1 बन जाएगा और ये θ2। अब ये होगा कि बाहर हर एक के साथ 6 आएगा। मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह ही करना है, ये जो अभी मैंने ये किया Z1 और Z2 वाला तरीके से। अगर यही चीजें ऊपर नीचे डिवाइड में आ जाए तो डिवाइड का लॉ सेम है, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा माइनर सा फर्क है। माइनर सा फर्क क्या है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हम कर देते हैं, यानी Z1 डिवाइडेड बाय Z2।
करने के बाद आपका क्या होता है कि z1 का मॉड डिवाइडेड बाय z2 का मॉड। मैंने पहले भी बताया इसका मॉड अलग नहीं निकालना, मॉड ऑलरेडी आपके पास बाहर पड़ा होता है, और अगर बाहर कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है 1 होता है। अब इसमें मैंने जानबूझ के 3 और 2 इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो 3 और 2 आप भी इस तरह लिख दें। अच्छा, अब इसका लॉ ये कहता है कि उसका लॉ था मल्टीप्लाई में cos θ1 प्लस θ2 होता है, इसमें होता है cos θ1 माइनस θ2 होता है, इसमें θ1 और माइनस करवा रहे होते हैं, दोनों का एंगल आपस में माइनस हो रहे होते हैं। तो उधर हमने ऐड करवाए थे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। अच्छा, सब्ट्रैक्ट के नतीजे में देखें क्या आया, cos की वैल्यू -π/3 आई और sin की वैल्यू भी -π/3 आई। तो अब इस केस में क्या करेंगे, पहले इनका फैसला करना है। cos जो होता है वो गुस्से को पी जाता है, cos अपने इस माइनस को कुछ नहीं कहता, कहता है ठीक है जान दो, हो गया तो हो गया, तो ये क्या कर देता है π/3 वैसे का वैसा ही बन जाता है, यानी कि ये दिखावा नहीं करता, बस खामोशी इख्तियार कर लेता है। लेकिन जो साइन है वो इंतहाई गुस्से वाला है, साइन में जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो उठाता है और उठा के पीछे दे मारता है, तो वो उठाई और प्लस की जगह पे पीछे आ गई, यानी साइन अपनी वैल्यू पीछे ले आता है और cos उसको पी जाता है। तो ये पिलाने के अमल के बाद आपने अप्लाई करना है कि cos π/3 क्या आता है और sin π/3 क्या आता है और sin π/3 कैलकुलेटर में डालना, जो वैल्यू आती है वो आई लिखें और बाहर 3/2 था, 3/2 से मल्टीप्लाई किया और खत्म। ठीक है, लेकिन अगर वो यही कह देता है कि ये जब फाइनल फॉर्म बन जाए तो मुझे इसकी आइलर इक्वेशन बना के दो, तो आइलर इक्वेशन क्या होगी, 3/2 e आयोटा और ये वाला एंगल ले लेना है बस। तो ये आइलर फॉर्म बन गई और ये अलजेब्रिक फॉर्म बन गई। अगर दोनों फॉर्म मांगता है तो दोनों फॉर्म भी हम यहां से बना सकते हैं। अच्छा, ज्यादातर जो उसने क्वेश्चन पूछा है 2 बार आ चुका है, वो ये पूछा है कि z1 और z2 इस तरह उसने 2 वैल्यूज दे दी और उसने डिमांड दोनों की कहता है z1 और z2 मल्टीप्लाई में भी निकाल के दो और z1 z2 डिवाइड में भी निकाल के दो। और उसमें उसने ये मेंशन नहीं किया कि मुझे अलजेब्रिक फॉर्म बना के दो या कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म बना के दो, बस खामोशी इख्तियार कर ली। तो आपने भी इसमें खामोशी इख्तियार करनी है, आपने फिर चुप करके आना है, यहां तक पहुंचना है। तो ये एंगल नहीं अप्लाई करने, बल्कि ये आइलर फॉर्म बनानी है और आइलर फॉर्म बना के z1 z2 का आंसर। सिमिलरली z1 z2 जब आप करेंगे तो वो भी एक फॉर्म बनेगी। यहां तक पहुंचने के बाद आपने cos या साइन अप्लाई नहीं करना, बल्कि इसकी भी आइलर फॉर्म बनानी है और छोड़ देना है। अगर वो डिमांड न करे कि मुझे अलजेब्रिक या रेक्टेंगुलर फॉर्म बना के दो, अगर इसकी डिमांड नहीं है और सिंपल वो z1 z2 2 नंबर दे देता है और कहता है फाइंड z1 z2 भी निकालें और z1 डिवाइडेड बाय z2 भी निकालें, तो दोनों ये रूल लगा के करने हैं। ये रेयर करने के बाद जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचो तो cos की वैल्यू पुट नहीं करनी, बल्कि उसकी आइलर फॉर्म बनानी है और आइलर फॉर्म बना के छोड़ देना है। बस इतना सा क्वेश्चन, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। होप सो आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई इशू हो तो कमेंट्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। इसका आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, राइटिंग इक्वेशंस और इनइक्वेशंस इन XY फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इक्वेशंस फॉर्म में यानी उसको XY फॉर्म में लिखना या कार्टेशियन फॉर्म में लिखना, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये होता है कि वो क्वेश्चन को डिफरेंट चेंज करके दे देता है। कार्टेशियन फॉर्म में असल में ये होता है कि वहाँ पे आर्गूमेंट यूज़ होता है। कार्टेशियन फॉर्म में अक्सर जो चीज़ चल रही है वो आर्गूमेंट चल रहा है। बेसिकली वो भी XY फॉर्म है और XY फॉर्म तो नाम ही XY फॉर्म है। XY फॉर्म जो है सिंपल, उसमें मॉडुलस इनइक्वालिटी चल रही है, जबकि उसमें कार्टेशियन फॉर्म में आर्गूमेंट या आर्गूमेंट के साथ मॉडुलस मिक्स करके या इनइक्वालिटी की फॉर्म में दे रहे हैं। इसमें अगर आपकी बुक में जो मैंने आपको बताए थे क्वेश्चंस वही कर लें तो आपके ज़हन में काफ़ी आइडिया क्लियर हो जाएगा। मैंने सिर्फ कुछ आइडिया देने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन किए हैं। अगर इसमें एक कैटेगरी देखी जाए तो एक कैटेगरी ये है कि सिंपली उसने एक तरफ मॉडुलस लगा दिया है और दूसरी तरफ उसने सिंपल कोई कांस्टेंट टर्म दे दिया है और वहाँ पर उसने ये भी बता दिया है कि z = x + i/y है। तो हमेशा क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़ा करें, ये ना हो कि आप v की वैल्यू लगाना ही भूल जाएं। तो z जो है x + i/y है। x + i/y ये 2 के पास लगाएंगे और ख्याल करें कि 2 के बाद z है, इसका मतलब है कि 2 z से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो z जो हमने लेट किया था x + i/y, ये दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो रियल और इमेजिनरी अब हमारे साइन में कुछ क्लियर हो जाएंगे।
तो दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि इमेजिनरी को अलग करने के लिए आप आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। क्या हम देखें क्या इस तरह हो रहा है? नहीं हो रहा। 2y से -1 हम माइनस नहीं कर सकते। तो फिर इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप आयोटा को कॉमन में ले जाएं। आयोटा को कॉमन लेंगे तो 2y - 1 जो है वो साइड पे नजर आ जाएंगे, यानी कि हमारा रियल पार्ट 2x बन जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 2y - 1 होगा। अब हम सिंपली बहुत आसान से इस पे मॉडुलस अप्लाई कर सकते हैं। मॉडुलस हम किस तरह अप्लाई करते हैं कि हमारा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अप्लाई कर दिया और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट हमें खत्म करवाना होता है। तो स्क्वायर रूट खत्म करवाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर भी ले लेते हैं और इसको अंदर अटेम्प्ट भी कर देते हैं, यानी इसको ओपन भी कर देते हैं। 2x स्क्वायर को खोलेंगे तो वो सिंपली 4x स्क्वायर बन जाएगा। जबकि ये देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से खोलना है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो उस लिहाज से आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पे ख्याल करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्क्वायर को ओपन नहीं कर पाते या वो भूल चुके होते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा आपका हर तक सांस में काम आता है। अब ये देखें, इसको ओपन करें तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 16। ये स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो गया और ये 4 का स्क्वायर 16 बन गया। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y इस तरह कंप्लीट करेंगे, प्लस y ये माइनस 16 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 15 और इस तरह हमारी एक फॉर्म बन जाएगी। इसी से मिलते जुलता दूसरा चीज देखें तो वो ये पूछ सकता है कि मॉडुलस के साथ साथ वो इमेजिनरी या रियल पार्ट का जिक्र कर दे, यानी ये जो अंदर वाली टर्म होगी वो कहेगा कि पहले तो ये टर्म निकालो z-1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। पहले ये टर्म निकालो, ये टर्म जब निकल आए तो इसका इमेजिनरी पार्ट आप ले लो, ये मतलब होता है। पहले कम से कम उसका मतलब सेंस क्लियर होना चाहिए। इधर अगर वो लिखता कि रियल पार्ट इस चीज का ले लो, तो पहले तो ये है कि ये चीज खुद प्रॉपर नहीं है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लेके आना है, यानी कि जिसको हम x प्लस आयोटा फॉर्म या a प्लस आयोटा b कहते हैं, उस फॉर्म में लेके आना है। उसका क्या तरीका है कि z की जगह पे अपनी वैल्यू पुट करें, फिर सिंपली -1 और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब क्या होता है कि हमें यहाँ पे कंजुगेट लेना पड़ेगा, यानी कि रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई ये -4 आयोटा स्क्वायर और आखिरकार जब ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो रियल टर्म्स एक साइड पे कर देंगे और इमेजिनरी एक साइड पे, इमेजिनरी एक साइड पे, रियल एक साइड पे, और फिर बिल्कुल टोटली जो इनकी डिवीजन वाली टर्म है वो भी साइड पे कर लेंगे। अब डिवीजन वाली भी साइड पे कर ली और आखिर में अब ये आपका a है और ये आपका b है, या ये आपका x है और ये आपका y है, यानी ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। जब दोनों बिल्कुल इस टर्म के रिलेटेड रियल और इमेजिनरी अलग हो जाएंगे तो अब हम इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम कहेंगे कि जी इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 - 2x डिवाइडेड बाय 4। तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे, आयोटा को भी रिजेक्ट करेंगे और ये वाला पार्ट लिख देंगे और ये पूरी टर्म खत्म कर देंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे वो लिखता रियल पार्ट तो यहाँ पे RE लिखा होता, रियल पार्ट यहां तक बनाते, फिर इसको और पूरे को रिजेक्ट करके सिर्फ 2y डिवाइडेड बाय 4 लिखते। ठीक है, अब 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक प्रॉपर टर्म बन जाएगी। फिर इसको सिंप्लीफाई करते करते आप देखेंगे कि x की वैल्यू 11 निकल आई है, लेकिन ये इस तरह यहाँ पे कीमत नहीं निकालनी होती। वो कहता है मुझे इक्वेशन फॉर्म में लिख के दो, तो इक्वेशन फॉर्म में यहाँ पे +11 है, ये दूसरी साइड पे जाके -11 बन जाएगा। जरूरी नहीं कि आपका हर जगह पे x और y है, x भी आ सकता है, किसी जगह पे y भी आ सकता है। अगर जैसे कि हम ये लेते रियल पार्ट लेते और क्वेश्चन में इधर रियल लिखा होता तो यहाँ पर इक्वेशन जो बननी थी वो y की फॉर्म की बनती, यानी x और y किसी की फॉर्म की भी बन सकती है और इन दोनों का मिक्सचर भी बन सकता है। अब अगर हम देखें तीसरी कैटेगरी में उसने इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करवा रही है। ये इनइक्वालिटी जो है आप पहले मैथ में करते रहे हैं, यहाँ पे अब सिर्फ ये है कि उसने कंप्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस करवा दी है z प्लस आयोटा, और वो भी उसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो वो कैसे लेंगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करें। z क्या होता है, x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा। अब ये दोनों फिर नहीं ऐड हो सकते तो हम क्या करेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे, रियल अलग इमेजिनरी अलग। जैसे ये अलग होंगे उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। अब हमने इसमें से वो पार्ट लेना है जो कि इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा y प्लस 1 है जो कि बनेगा -2 लेस देन इक्वल टू y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3।
अब इसको यहां ये वाला हिस्सा जो है ये आपको मैट्रिक में मिल चुका है, आप कर चुके हैं। अब इसके क्या कर लेते हैं, हम दो हिस्से कर लेते हैं, -2 लेस देन इक्वल टू y+1 और y+1 लेस देन इक्वल टू 3। इसको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, इकट्ठा यूं करना होगा, फिर +1 -1 इधर भी लेके जाना होगा और ये +1 -1 इधर भी लेके जाना होगा, यानी वो भी ठीक है। लेकिन बेहतर है कि आप अलग करके करें, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। जब ये +1 है इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। सिंपली एक साइड पे आपका -3 और एक जगह पे 2, और आखिर में इन दोनों को फिर इकट्ठा कर दें, -3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2। अब हम अपनी कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि जो कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन देखें तो वो है आर्गुमेंट में आए पूछेंगे, ज्यादातर वो इस तरह के होंगे। कार्टेशियन फॉर्म अगर कह रहा होगा तो वो भी लिखनी x y ही होगी, लेकिन उसमें ज्यादातर जिक्र आर्गुमेंट का होगा। देखिए जी, आर्गुमेंट z-1 इज इक्वल टू -π/4। अब सबसे पहले फिर वही बात है, रियल और इमेजिनरी अलग करना है। तो ये रियल उसी तरीके से z की वैल्यू अप्लाई की, x प्लस आयोटा y -1। अब फिर रियल अलहदा, इमेजिनरी अलहदा। अब जब रियल और इमेजिनरी अलहदा हो जाएं तो इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट और tan इनवर्स ले लिया जाता है। आर्गुमेंट को खत्म करके हम tan इनवर्स ये ले लेंगे, और यहां पर tan इनवर्स हो रहा है, या तो ये करें कि दोनों साइडों को tan से मल्टीप्लाई करा दें, या ये हो सकता है कि tan इनवर्स उधर जाकर दोबारा tan बन जाएगा और इधर सिर्फ y/x-1 बच जाएगा। जिस तरीके से साइन अपनी पीछे फेंकता है, इसी तरीके से tan भी अपनी सिंबल को पीछे फेंकता है। ये बैक पे आएगा और tan π/4 जो है वो 1 होता है, तो ये -1 बन जाएगा, y/x-1। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो x-1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 अंदर जाएगा तो इन दोनों के सिंबल चेंज कर देगा, ये -x ये +1, और फिर इन सब को उठाएं और एक साइड पे ले जाएं, तो x + y -1 इज इक्वल टू 0। इस तरह आपकी XY फॉर्म बन जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया आपको चाहिए और यकीनन आपको आइडिया मिल गया होगा। इस तरह के जितने क्वेश्चन है वो आप ट्राई करें। उसमें आपको कोई इश्यू आता है किसी क्वेश्चन में जो मैंने मार्क किए थे तो आप कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह वो भी मैं अटेम्प्ट कर दूंगा। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग अननोन। स्टूडेंट्स, अगर इसमें देखा जाए तो आपकी बुक में सिर्फ इसके ना 2 क्वेश्चन हैं। एक में उसने क्या किया है कि z1 दे दिया है आपको, और z1 उसने मॉडुलस फॉर्म में नहीं दिया, बल्कि z1 उसने रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में दिया है। और साथ ही उसने एक और चीज़ z1 z2 का जो मल्टीपल मॉडुलस है इसका उसने दे दिया है कि 16, यानी कि ये मॉडुलस में दिया और एक विदाउट मॉडुलस दिया है। लेकिन क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि मुझे आप z2 मॉडुलस निकाल के दें। तो इसमें बेसिकली प्रॉपर्टी फिर वही है जो कि मॉडुलस की मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है। तो मॉडुलस की जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि z1 z2 का जो मॉडुलस होता है वो सेपरेट हो जाता है इक्वल टू z1 मॉडुलस मल्टीप्लाई z2 मॉडुलस। अब जो जो वैल्यूज उसने हमें गिवन में है वो हम इसमें पुट करा देते हैं। तो z1 z2 मॉडुलस 16 पुट करा दिया, लेकिन जो z1 है वो इधर मॉडुलस में है, लेकिन इसमें उसने क्या दिया 2 - 3 आयोटा। तो हम मॉडुलस के अंदर 2 - 3 आयोटा लिख के मॉडुलस एज इट इज बरकरार रखेंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, और z2 तो हमने वैसे भी फाइंड करना है, तो अगले स्टेप में हम z1 का उसी तरीके से मॉडुलस अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में स्प्लिट है। हमें इशू नहीं है कि हम रियल सेपरेट करें और इमेजिनरी अलग करें। तो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 + 9 और 13 का अंडर रूट। तो इसका मतलब है कि हमने z1 का मॉडुलस भी निकाल लिया। अब 2 चीजें मौजूद हों और तीसरी अननोन हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यानी अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। हो सकता है कि वो आपके साथ पेपर में, यानी नेक्स्ट टाइम क्या कर सकता है कि z1 मॉडुलस में देने की बजाय इसी तरह दे दे, z2 भी आपको मॉडुलस की बजाय सिंपल फॉर्म में दे दे, और आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, वो क्वेश्चन ये कर सकता है कि फाइंड करें z1 z2 का मॉडुलस। अब हो सकता है कि स्टूडेंट्स का कंसेप्ट ही ना हो, तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फर्ज करें कि वो आपको z1 की वैल्यू दे देता है 2 + 3 आयोटा, z2 की वैल्यू आपको दे देता है 1 + आयोटा,
और डिमांड वो ये करता है कि Z1 Z2 का मॉडुलस मुझे फाइंड करके दे। अब हो सकता है कि स्टूडेंट्स इसके लिए अलग-अलग करना शुरू कर दें, तो फिर आपने लॉ यही लगाना है। सिर्फ क्या करना है, आपने Z1 का भी मॉडुलस निकाल लेना है, Z2 का भी मॉडुलस, और उन दोनों का मल्टीपल सीधा सीधा निकल आएगा। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन में हेर फेर की जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो दूसरा आपकी बुक में दिया गया है। वो ये कह रहा है कि फाइंड लैम्डा इफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस लैम्डा का मॉडुलस, ये मॉडुलस लिखा हुआ है, ये इक्वल है लैम्डा प्लस 2 अंडर द रूट के, ठीक है। और साथ ही उसने Z1 Z2 की वैल्यू भी दे दी है। अब पहला काम तो ये है कि Z1 Z2 की वैल्यू इंपोर्ट करा लें इसमें। जैसे ही इंपोर्ट कराई तो हमने देखा कि रियल और इमेजिनरी अभी हमारे पास नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली तो है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे पास डायरेक्टली पता चल जाए कि रियल कौन है, इमेजिनरी कौन है। रियल और इमेजिनरी होंगे तो हम मॉडुलस अप्लाई कर सकेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड और आपस में सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल में जब हमारे पास ये पहुंचेगा तो 2 माइनस आयोटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ये बन जाएगा। अब यहां पे देखें तो 2 और लैम्डा और आयोटा। अब लैम्डा अक्सर कंफ्यूजन का शिकार होता है। लैम्डा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन आमतौर पे किसी डिस्कशन में हम उसको स्केलर मल्टीपल के तौर पे लेते हैं, इसलिए 2 प्लस लैम्डा हम ले लेंगे एज ए रियल नंबर और माइनस आयोटा सेपरेट कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो रियल है 2 प्लस लैम्डा है और जो इमेजिनरी है वो -1 है। तो जैसे ही मॉडुलस इसको ओपन करेंगे तो 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और अंडर द रूट, और उस साइड पे ऑलरेडी अंडर रूट था। अब अंडर रूट भी हम खत्म करवाना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेके ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे, और साथ ही क्या करेंगे, अंदर हम एक्सपेंशन भी करवा देंगे। ये क्लियरली a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, और ये स्क्वायर खोलेंगे तो +1 बन जाएगा। साथ में इसकी भी कटिंग, तो दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, इनको एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, उन दोनों को इधर लाएंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारी ये बन जाएगी। अब अगर हम इसके फैक्टर्स ढूंढें तो वो हमें नहीं मिल रहे, तो इसको अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं। एक है फार्मूला मेथड, जिसमें हम ए बी सी वो लगाते थे। अब अगर किसी को फार्मूला मेथड नहीं याद तो आराम से कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नॉर्मल फॉर्म है जहां पे जो अननोन है वो स्क्वायर में है। तो आप इसको सीधा सीधा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दें। +2 लैम्डा 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर -3/2 और +3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपका ये कंप्लीट बन जाएगा, और ये दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज करने के बाद जब इनको सिंप्लीफाइड किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो -3/4 की आई। याद रखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आपके पास माइनस आए तो माइनस को हटा के हम यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर लगा लेते हैं। आयोटा का स्क्वायर लगाने के बाद दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और 3 अंडर रूट में चला जाएगा, और आयोटा स्क्वायर इससे कट के सिर्फ आयोटा रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 था, 4 का अंडर रूट 2 होता है। अब +3/2 है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये -3/2 हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू आपके पास ±√3/2 आयोटा -3/2। लैम्डा की वैल्यू बस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इधर तक निकाल के छोड़ देनी है, क्योंकि उसकी डिमांड थी कि सिर्फ लैम्डा निकाल के दो, उसने हमसे कोई सोल्यूशन सेट नहीं मांगा। तो इसका सोल्यूशन सेट निकालने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक ही आंसर होगा। इसी से मिलते जुलता मैंने एक क्वेश्चन खुद क्रिएट किया है आपसे। वो इस तरह की सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि वो इन चीजों का यूज करके आपसे पूछ सकता है, यानी वो ये मैंने अपने पास से क्रिएट किया है कि z प्लस लैम्डा मॉडुलस इज इक्वल टू 2। ये मतलब बिल्कुल छोटा सा वर्जन है, इसका एडवांस वर्जन भी थोड़ा सा हो सकता है। अब यहाँ पे फिर देखें कि रियल नहीं है, और मैंने z का साथ में लिख भी दिया है कि z2 प्लस आयोटा है। 2 प्लस आयोटा सिंपली पुट करेंगे और 2 प्लस अल्फा इकट्ठा करके एज ए रियल नंबर शो करा देंगे, और आयोटा एज ए सेपरेट। अब जैसे ही मॉडुलस हटाएंगे तो 2 प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर द रूट इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। अब इधर स्क्वायर रूट है, इधर सिंपल है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेके ये स्क्वायर रूट उड़ा देंगे और ये 4 बन जाएगा।
तो इसको ओपन भी कर देंगे। ओपन किया तो 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, क्योंकि ये 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर बन रहा था। ओपन करने के बाद जब हमने इसको आपस में सिंप्लीफाई किया तो +4 उधर -4 चला गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, और ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो अल्फा प्लस 1 अकेला रह जाएगा, और ये +1 दूसरी साइड पे चढ़ के -1 आ गया। तो सिंपली आपने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये क्वेश्चन मैंने खुद क्रिएट किया, तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन वो अपने पास से क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपको नो हाउ होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रूफ्स। तो ये प्रूफ्स आने के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि तकरीबन ये 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन ये आ भी सकते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकते। इस तरह के प्रूफ्स कभी कभार अचानक 4 या 5 साल में एक बार ये दे देते हैं, यानी कि ये एक अनएक्सपेक्टेड किस्म की चीज़ें हैं जो कि आ सकती हैं। तो मैंने कोई 1 या 2 प्रूफ किए हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है और एक्सरसाइज 1.4 का 4 और 5 है। तो इनमें से मैंने कुछ किए हैं, बाकी आप लोगों ने ट्राई करने हैं इसी पैटर्न पे। ये इतने मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में उसने दिया Z1 और Z2 दे दिए, और सिंपली उसने ये मांगा है कि प्रूफ करके दें कि Z1 का मॉड इज इक्वल टू -Z1 का मॉड, जो कि इक्वल है Z1 के कंजुगेट का मॉड, जो कि इक्वल है -Z1 के कंजुगेट का मॉड। तो ये सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है, ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि अक्सर कभी कभी इस तरह का सादा क्वेश्चन भी एग्जाम में दे देते हैं, और स्टूडेंट्स ने सिर्फ उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती, तो प्रैक्टिस न होने की वजह से वो बाज़ औक़ात थोड़ी सी कंफ्यूजन कर जाते हैं। जब बहुत स्टूडेंट ये करते हैं कि ये अंदर तो माइनस लगाया होता है, लेकिन एकदम से इस माइनस को बाहर भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उनको कुछ समझ नहीं आती। ठीक है, तो पहले तो हम अगर Z1 को मॉड निकालें तो सिंपल रियल का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 4 13। ये बस ख्याल करना है कि -3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना। फिर आपने क्या करना है, उसने पूछा है -Z1, तो इसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड पे, तो ये -Z1 बन जाएगा, ये +3 और ये -2 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब इसका भी मॉड लेंगे तो सेम वही आना है, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये भी 4 आएगा। इसी तरीके से Z1 का जब मॉड लेंगे तो Z1 इसका भी सेम उसी, मतलब जब हम कंजुगेट लेंगे, तीसरी चीज जो पूछी है पहले कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट लेंगे तो रियल टर्म याद रखना है कि माइनस में है तो माइनस में रहेगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस चीज की मिस्टेक कर देते हैं कि रियल टर्म का साइन भी चेंज कर देते हैं और इमेजिनरी का, ठीक है, दोनों का। तो बस ये आपने ख्याल करना है कि रियल टर्म का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी का कंजुगेट पे चेंज होगा। फिर आपने कंजुगेट का मॉड लेना है, तो ये अब आपके पास कंजुगेट पड़ा है, अब आपने उसको भूल जाना है। तो -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो जैसे ये स्क्वायर खोलेंगे ये दोबारा वही बन जाएंगे और 13 बन जाएंगे। फिर इस कंजुगेट की दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई है, तो माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और प्लस का तो बहुत इजीली आपने कर सकते हैं √13। तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों चारों के चारों एक दूसरे के इक्वल है। दूसरी कैटेगरी ये है, बहुत सिंपल है, ये अभी हम करके भी आए हैं, यानी कि उसने ये प्रूफ मांगा है कि Z1 और Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड और Z2 का मॉड। तो इसका मतलब है कि हमें Z1 Z2 का मॉड लेना है। Z1 के Z2 के लिए सिंपल हमारे पास Z1 और Z2 तो गिवन है, तो पहले इनका मॉड के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें रियल और इमेजिनरी को प्रॉपरली सेपरेट करने के बाद हम इनका मॉड लेंगे। ठीक है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद जब सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो 3 + 11 आयोटा बन जाएंगे। जब इनका हम लेंगे 3 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, तो ये प्रॉपरली 130 अंडर रूट बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, Z1 का सेपरेट मॉड लेंगे, Z2 का सेपरेट मॉड लेंगे। दोनों का जो सेपरेट मॉड है 13 और 10, जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 130 आएगा। यानी कि ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये आप बड़े इजीली कर सकते हैं। इसमें 1.4 में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है, और ये भी आ सकता है एग्जाम में। 1 + Z 1/-Z इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा, ये आपको गिवन है। वो कह रहा है कि मुझे प्रूफ करके दें कि Z इज इक्वल टू आयोटा tan थीटा है।
तो इसके लिए आपकी एक तो ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, जो डबल एंगल प्रॉपर्टीज हैं cos 2 थीटा sin 2 थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मैं उनके भी आपको एक ट्रिक सिखा दूंगा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं पहुंचे, लेकिन फिलहाल ये जो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंपल। अब क्या करेंगे कि इसको दो तरीकों से किया जाता है। एक तो इसमें लगाती है कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनका नाम भी नहीं पता, तो वो अप्लाई कैसे करेंगे? तो फिर उनके लिए मेरे पास आसान सोल्यूशन है। वो ये करें कि इधर भी 1 प्लस री है, 1 माइनस री है। जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस री है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इसको उधर ले जाए, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस री इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई। अब क्या होगा कि ये 1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज वैसी की वैसी आ जाएंगी, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो टर्म खुद होती है, यानी कि cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। दूसरा क्या था कि माइनस जी को इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो माइनस जी को बजाय इसके आप फुल मल्टीप्लाई कराएं, माइनस जी को बाहर ही होल्ड कर लें और अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि z और z को हम कंबाइन एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे और 1 को इस साइड पे ले आएंगे। अगले स्टेप में हम इस पूरी की पूरी टर्म को उठाएंगे, इस साइड पे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि माइनस जी, तो ये अंदर के साइन भी चेंज होने चाहिए थे, तो ये अंदर के साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ये इमेजिन करें कि ये अगर x है तो माइनस जी एक्स होता, माइनस जी एक्स को अगर मैं इधर लेके आता तो ये क्या बन जाता? प्लस जी एक्स। तो x का साइन तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा था। तो सिमिलरली z के साथ ये जो टर्म है ये मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने z को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराया, उधर ही रोक लिया था। तो इस पूरी टर्म को उठाएं, इधर ले आएं, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया है कि x का साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ z का साइन चेंज होता है। अब इन दोनों में z कॉमन है, z कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा इज इक्वल टू, बाकी उस तरफ अपनी टर्म वही रहेगी, और ये जो प्लस 1 है उस साइड पे हम ले जाएंगे, माइनस 1 हो जाएगा। तो z अकेला इस तरह के, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कंपोनेंडो और डिविडेंडो भी लगाते तो आपका यही सिचुएशन बनती, वे भी इसी तरह के 2-3 स्टेप होते। तो चलें, दोनों तरीकों से ठीक है। जिसको कंपोनेंडो डिविडेंडो आती है वो उससे कर ले, और जिसको ये समझ आई है तो इससे कर ले। अब आपके पास z की तो एक प्रॉपर शेप बन गई, लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें प्रूफ में चाहिए हुआ था i tan थीटा। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में हमें सारे साइन चाहिए और डिनोमिनेटर में हमें cos चाहिए। तो जहां पे पॉसिबल होगा न्यूमरेटर में हम साइन इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे और डिनोमिनेटर में हम cos, क्योंकि tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, और ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म है। तो अब हमारे पास cos 2 थीटा sin 2 थीटा की प्रॉपर्टी है। cos 2 थीटा की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है। इससे आगे दो फार्मूले एक्सपोर्ट किए गए हैं, एक फार्मूला cos की शक्ल का और एक फार्मूला sin की शक्ल का। जहां पे हमें cos की जरूरत होती है वहां पे हम टोटल cos वाला जो फार्मूला है वो लगा देते हैं, और जहां पे हमें sin की जरूरत पड़ती है वहां पे हम टोटल sin का फार्मूला उठा लेते हैं। अब हमें ऊपर भी cos 2 थीटा है और नीचे भी cos 2 थीटा है, तो न्यूमरेटर में हम साइन वाली टर्म वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और डिनोमिनेटर में जहां पे cos 2 थीटा है वहां पे हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि हमने साइन ओवर cos बनाना है। तो हमने न्यूमरेटर में क्या किया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, और बाकी जो रिमेनिंग रह गया था आयोटा sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का सिर्फ एक ही फार्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा। इसका कोई साइन और cos वर्जन नहीं है, तो ये मजबूरन हमें वैसे का वैसा sin 2 थीटा की जगह पे 2 sin थीटा cos थीटा ही लिखना पड़ेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आए तो 1 प्लस cos 2 थीटा फिर था, तो cos 2 थीटा का हमें डिनोमिनेटर में भी मैंने आपको सिखाया है कि sin ओवर cos, तो डिनोमिनेटर में मैंने cos वाला वर्जन उठाना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मैं इस जगह पे पुट करा दूंगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस आयोटा 2 sin थीटा cos थीटा। नीचे भी जो sin 2 थीटा है उसका एक ही वर्जन है, 2 sin थीटा cos थीटा, हमने यही लगाना है। लगाने के बाद हमें एक फायदा ये हुआ कि 1 और माइनस 1 और नीचे भी 1 और माइनस 1 कटिंग हो गई।
नीचे मैंने रीजन लिख दी दोनों फार्मूलों की। ये भी आपने बुक, आपका जब एग्जाम में जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये रीजन लाजमी मेंशन करनी है, क्योंकि इस चीज के एक मार्क्स होते हैं। अब ऊपर में देखा जाए तो साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं और 2b, और नीचे 2 और कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर से मैंने 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर से मैंने 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया। तो न्यूमरेटर में मेरे पास माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा बचा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बचा। 2 और 2 कैंसिल हो गए, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा। लेकिन हमें तो आयोटा टेन थीटा चाहिए था। तो अंदर आप जाते हैं, जब हम अंदर जाते हैं तो हमें देखते हैं कि साइन थीटा के पीछे माइनस है, तो हम इस चीज का फायदा उठाते हैं। माइनस की जगह पे हम आयोटा स्केयर इंट्रोड्यूस करवा देंगे और आगे हमारा प्लस आयोटा कॉस थीटा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये आयोटा कॉमन ले लेंगे और आयोटा टेन थीटा बन जाएगा, और टर्म बन जाएगी आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे भी सेम वही टर्म है आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर मल्टीप्लाई में टर्म ऊपर वाली और नीचे वाली सेम हो तो हम आपस में कटिंग कर देते हैं और सिर्फ आयोटा टेन थीटा लेते हैं। तो इस तरह ये आपका प्रूफ निकल आएगा। ठीक है, आपको समझ आया होगा। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें एक पोजीशन और मेन पोजीशन दे दी जाए और हमसे क्या क्या डिमांड हो सकता है। बहुत औकात ये होता है कि इस क्वेश्चन में वो आपको पोजीशन और मेन पोजीशन दे देता है और आपसे एंगल की डिमांड कर देता है। एंगल की डिमांड कर दे तो एंगल निकालने के बाद आप फर्दर उसमें से और क्या क्या निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यानी कि एंगल असल में ये होता है कि आप जब फाइनल एंगल की स्टेज पे पहुंचते हैं तो एंगल हमें मजीद पता है कि फिजिक्स में ये फिजिक्स का ये क्वेश्चन है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, तो टाइम वो ऑलरेडी दे देगा, ओमेगा को उस लिहाज से हम निकाल लेंगे। तो हम पहले तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि वो उसने आपको पोजीशन और मेन पोजीशन आपको दे दी है। पोजीशन ये होगी कि पोजीशन और मेन पोजीशन को आपस में हम प्रोसेस करवाएंगे, और इधर ये होगी कि एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा को हम एम्प्लाई कर देंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट लेने से जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी दो अलग टर्म्स आ जाएंगी। जब हमारे पास रियल और इमेजिनरी दो टर्म्स आ जाएं तो आपस में हम इन दोनों को कंपेयर करा लेंगे। कंपेयर कराने से ये होगा कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, जो भी सिचुएशन आएगी उसका एक आंसर आ जाएगा। तो थीटा आप यहां से इस तरह निकाल लेंगे। थीटा के बाद जो भी चीजें निकालनी है आपने आगे निकालनी है। आगे अब क्या चीज है कि थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी के। तो ओमेगा टी की वैल्यू उसने आपको ऑलरेडी गिवन होगी, तो टी पुट करेंगे तो आपके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी निकल आ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी टी पुट करेंगे तो आपके पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी निकल आ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी जैसे ही निकल आए तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इक्वल होती है 2 पाई एफ के। एफ उधर ही रह जाएगा, 2 पाई ओमेगा के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। ओमेगा आपने ऑलरेडी निकाला होगा, ओमेगा को आप डिवाइड करेंगे 2 पाई से, यानी यहाँ पे ख्याल करना है कि यहाँ पे जो पाई है वो 3.14 है। तो 3.14 पुट करने के बाद जब आप इनको आपस में डिवाइड कराएंगे तो 0.075 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और आपको पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। जिस जगह भी आपको टाइम पीरियड मिल जाए या फ्रीक्वेंसी मिल जाए, दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट है, आप दूसरी चीज निकाल सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। आपस में रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो 13.19 सेकेंड। जरूरी नहीं कि मतलब ये हर क्वेश्चन में यही आए, आपको जो डिफरेंट सिनेरियो मिलेगा उस सिनेरियो में ये जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। थैंक यू। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो इस चैप्टर का आज हमारा लास्ट टॉपिक जो है, अक्सर क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछ रहे हैं, सॉल्व द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ आयोटा। अच्छा, इस सिस्टम को समझने से पहले दोबारा मैं आपको 8वीं के कंसेप्ट पे वापस लेके जाता हूँ। वहां पे हमारे साथ होता क्या था कि और हम क्या करते थे। आपके पास सिचुएशन ये होती थी कि x प्लस 2y या 2x प्लस 3y, इस तरह की दो इक्वेशंस होती थी। उसमें ये होता था कि हम एक वेरिएबल को टारगेट कर लेते थे कि इसको एलिमिनेट करवाना है। ये सिनेरियो होता था कि एक के साथ क्या होता था कि अब देखें के साथ कुछ नहीं है, एक के साथ 2 है।
इधर y को मैं नहीं देख रहा क्योंकि y 2 है और 3 ये दोनों सेपरेट हैं, इसको हम अभी फिलहाल टारगेट नहीं कर सकते। x को टारगेट करेंगे तो इसके पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो कोफिशिएंट 2 है वो मैं मल्टीप्लाई करा देता था और 2x + 4y = 20, ये सिचुएशन बन जाती थी। अब 3 और 2 के जो 2x और 2x हैं ये सेम हो गए हैं। ये सेम करने के बाद हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाते थे और एक को एलिमिनेट करा के दूसरा निकालते थे, दूसरा निकाल के फिर पहली या दूसरी में पुट करके हम दूसरा भी निकाल लेते थे। तो ये सेम सिनेरियो आयोटा वाली इक्वेशंस में भी है। वहां पे उसने सिर्फ क्या किया है कि ओमेगा और जी दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिए और बीच में आयोटा घुसा दिया। इसकी वजह से आधी दुनिया टेंशन में पड़ जाती है कि ये पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास उसमें दूसरा सिनेरियो क्या होता था, दूसरा सिनेरियो ये होता था कि एक के पास है तो वो दूसरे के पास नहीं है। जैसे कि अभी इसके पास 2 है तो इसके पास 3 है, यानी 3 ना 3 2 की इक्वल हो सकता है, ना 2 3 की इक्वल हो सकता है। तो फिर हम क्या करते थे कि उसका जो कोफिशिएंट फर्स्ट का कोफिशिएंट होता था 2, इसको मैं मल्टीप्लाई हम करवा देते थे सेकंड के साथ, और सेकंड का जो कोफिशिएंट 3 होता था इसको हम मल्टीप्लाई करा देते थे 1 के साथ। तो इस तरह हम क्या कर लेते थे, दोनों को फिर सेम कर लेते थे और अपना जो मेन जो अब हमारे पास एक 3 की बजाय 4 इक्वेशंस बन जाती थी। 3 और 4 का यूज करके हम y निकाल लेते थे और फिर y को 1 और 2 में किसी में पुट करके दूसरा वेरिएबल निकाल लेते थे। तो सेम पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस मैंने करने कैसे हैं। सिर्फ आयोटा में उसने ये किया है कि जब हम टर्म्स निकालते हैं तो बाज़ औक़ात वो ये होता है कि क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनी होती है उसमें ही आयोटा डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, वैसे ये सिर्फ आपकी बुक्स में है, जो एग्जाम में SLO बेस आ रहे हैं वो उसमें इतना बड़ा लंच अब करके नहीं दे रहे कि आपके डिवाइड में भी आयोटा डालें और फिर आप उस डिवाइड वाले पहले आयोटा का कंजुगेट लेके पहले इक्वेशन सीधी करेंगे। यानी अगर इस तरह का सिनेरियो बन जाता है कि आपके फर्ज करें ये ओमेगा डिवाइडेड बाय आयोटा में आ जाता है, तो सबसे पहले आपने 1 का कंजुगेट इस हिस्से का सिर्फ कंजुगेट लेके ओमेगा को सीधा कर लेना है। ओमेगा सीधा हो जाएगा तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। फिर आप देखेंगे क्या 2 और 3 आपस में हम सेम उसी कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करते हुए आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने फिलहाल ये खुद से ही क्वेश्चन क्रिएट किया है, एग्जाम में इससे भी आसान आता है। अब ये देखें तो यहां पर देखें इधर आयोटा ओमेगा है और इधर 2 आयोटा ओमेगा है। तो सिंपल ये है कि इसका कोफिशिएंट उसके पास नहीं है, तो ये वाला कोफिशिएंट मैंने उसको दे दिया। लेट से अगर ये 3 प्लस आयोटा होता या कुछ होता तो 3 प्लस आयोटा को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता और इसके 2 को मैं उससे मल्टीप्लाई कर देता, तो ये फिर भी इक्वल हो जाते। ठीक है, अगर इधर क्या होता 3 प्लस आयोटा और बाहर होता ओमेगा और इधर सिर्फ 2 होता, तो फिर मैं क्या करता, वो 3 प्लस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता और 2 उसके साथ, लेकिन थ्रू आउट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है आयोटा और 1 का ख्याल रखते हुए। यानी कि आपने बेसिक 1 और आयोटा की जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए आपने ख्याल करना है और इक्वेशन 3 जो है वो बना लेनी है। लेकिन अब जो ये मैंने सिंपल दिया है और एग्जाम में इससे भी सिंपल होता है। अब आपने क्या करना है, 2 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका तो है ही नहीं कोफिशिएंट, तो वो क्या हो जाएगा, इसके सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो जाएगा तो हम परफॉर्म क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 आयोटा ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा। और ये ख्याल करना है जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है तो आयोटा की वैल्यूज आयोटा से ही माइनस करवानी है, किसी कांस्टेंट से नहीं करवानी। जैसे कि आप देखें ये 4 था, 4 मैंने किसी के साथ इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने नहीं किया, लेकिन इधर आयोटा था तो 2 आयोटा में से मैंने माइनस सिर्फ आयोटा को ही करवाया है और जी साथ में वैसे आ गया। और इस साइड पे भी ख्याल करें 2 आयोटा है तो माइनस आयोटा से ही होगा, -1 साथ में वैसे का वैसा आ जाएगा। अब जी इधर ही रहेगा, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। पहले तो ये होता था x हमारा यहां निकल आता था, हमारी जान छूट जाती थी, हम इसको सिंपली दूसरी क्वेश्चन में पुट करवा लेते थे। लेकिन अब ये होता है कि यहां पर ये होता है कि हमारे पास फिर ये नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड वही कंजुगेट के प्रोसेस से दोबारा गुजारते हैं, यानी यहाँ पर एक आपको एक ज़हनी झटका फिर लग जाता है। तो ये और ये आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं 4 आयोटा, फिर माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और नीचे हमेशा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लग रहा होता है,
क्योंकि ये हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी ही बनता है। तो ये करने के बाद जब आप देखेंगे तो ये 17 और ये देखा -5 + 5 आयोटा ओवर 17, तो ये आपका एक वेरिएबल निकल आया। बस यहाँ पर ये वाला एक एक्स्ट्रा काम होता है कि आपको कंजुगेट लेना पड़ जाता है। जब ये वैल्यू निकल आती है तो अब ये आपने 1 2 3 जिसमें दिल करता है पुट कर दें, जो आपको आसान लगती है। अगर आप इसमें पुट करने के बाद जब प्रोसेस करवाएंगे, आयोटा था, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेगा, सिंपल किया, सिंपल करने के बाद मैंने देखा कि दोनों के पास माइनस आया, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये पूरी टर्म उठाई, दूसरी साइड पे लेके प्लस हो गई। फिर मैंने इसका एलसीएम ले लिया, कॉमन एलसीएम नीचे आया, तो ये एलसीएम इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों, ठीक है, कौमी तौर पे इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं कि ये इकट्ठा हो गया। फिर 2 इधर था, 2 उधर डिवाइड करा दिया। अब देखिए 2 आयोटा है, तो ये दोबारा 34 आयोटा बन गया, यानी अब आपके ज़हन पे फिर लांच आ गया। मसला यही है, सिर्फ ये ध्यान में रखें कि जो हमारी फाइनल सिचुएशन वेरिएबल हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसमें हमने दोबारा कंजुगेट अप्लाई करना होता है। कंजुगेट अप्लाई करने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी जो दूसरा वेरिएबल है वो भी निकल आएगा। ठीक है, यानी मैंने आपको सिर्फ मेन आइडिया दिया है ताकि एग्जाम में आप लोग इस चीज को लेके चलें कि ठीक है, जो हमारा ये आइडिया बेसिकली 8th क्लास से है, अब सिर्फ ये है कि आयोटा इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो पहले हमने आयोटा को सीधा करके क्या करना है, लीनियर फॉर्म में लेके आना है। लीनियर फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो मेरा ये आइडिया मानना है कि जो मैथ है उसको सेंस के साथ समझना चाहिए और कॉमन सेंस के साथ लेके चलें, तो आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान वे में कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री या मैट्रिसेस में इस तरह का इशू आता है, तो नो मैटर, मैं ट्राई करूंगा कि इसको जितना सिंपल बना सकता हूँ, सिंपल अंदाज में समझा सकता हूँ। समझें, आप खुद भी समझें, और यकीनन अभी जिस लेवल पे आप लोग पहुँच गए हैं, आपके 15 से एग्ज़ाम कंडक्टेड हैं, तो इसके लिए आप लेक्चर को बहुत सिर्फ सुने और एक बार भी सिर्फ अगर ये क्वेश्चंस कर लें जिस तरीके से मैंने समझाए हैं, तो इंशाल्लाह आप पेपर में कम से कम फेल नहीं होंगे। और जिसका ज़रा से भी आइडिया बहुत अच्छा है मैथ का कंसेप्ट, वो तकरीबन 80, 90 या 90% से भी अबव नंबर ले सकता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको कोई इशू आया है तो कमेंट्स में मुझे लिखें। थैंक यू।